आप सभी को हाथ की तरफ से रविंदर सिंह नेगी एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। इस बसंत के मौसम में आप सब लोग इस कड़कड़ी धूप के नीचे जो है खड़े हैं और बड़ी बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे चहेते जो कहानीकार हैं, हमारे चहेते मित्र हैं, कब वो बैठ करके यहाँ अपनी कहानियों को पढ़ेंगे, अपनी कहानियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत, फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम एक बार फिर से इस धात के स्मृति वन में एकत्रित हुए हैं। ये स्मृति वन पिछले कुछ समय से सिर्फ पेड़ लगाने की कवायद से बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग सामाजिक, साहित्यिक, तमाम तरीके का आयोजन इस भूमि पर कर रहे हैं और पिछले महीने हमने लोक भाषाओं के कार्यक्रम से यहाँ पर एक लाइव कार्यक्रम की भी शुरुआत करी और इस महीने हम लोग जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम एक कोना कक्षा के माध्यम से उत्तराखंड के लगभग 500 विद्यालयों में और लगभग 10,000 बच्चों के साथ ही कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम देश भर की चुनिंदा किताबें, देश भर की चुनिंदा बेहतरीन पत्रिकाएं उन बच्चों को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। और हम ये मानते हैं कि समाज के उस हाशिए पे खड़ा जो छात्र है उसको ये सब पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि जो रचनाशीलता है वो किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। मुकेश नौटियाल जी जो हम सबके चहेते मित्र हैं, ये उनकी जो कहानी की किताब है हिमालय की कहानियां, वो उनके कुछ संस्मरण हैं, कुछ उनके जीवन से आसपास जुड़े हुए लोगों की घटनाओं की एक अभिव्यक्ति है। ये किताब सबसे पहले 2012 में प्रकाशित हुई और पुनः ये जब हमने एक कोना कक्षा कार्यक्रम में इस पुस्तक को भेजा तो काफी सारे बच्चों ने, काफी सारे शिक्षकों ने इसे बहुत पसंद किया और दोबारा से 2022 में इसके दूसरे संस्करण पे आज हम लोग आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। तो मैं मंच पर स्वागत करूंगा कहानीकार मुकेश नौटियाल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत मुकेश नौटियाल जी। यूं तो मुकेश नौटियाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है कि कहानीकार के विषय में जरूर बताया जाए। तो 4 जुलाई 1971 को रुद्रप्रयाग में जन्मे मुकेश नौटियाल जी प्रारंभ से ही इन जो साहित्यिक अभिव्यक्ति थी उनकी उजागर होती रही। शिक्षा में उन्होंने BH, MA इंग्लिश और हिंदी साहित्य से किया। एसोसिएटशिप की मास्को में PG डिप्लोमा किया, शायद इसीलिए आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं। जब आपके सृजन की हम बात करते हैं तो चमकता रहेगा स्विली घाम, तुल्य चुड़ियारन, धम्म चक्र के उस पार और यात्रा वृत्तांत, कालड़ी से केदार प्रकाशित हुए हैं। अपना भोटू, बतख, पीपल, सफेद ऊन का गोला, एक तारा बोले, ऐसे बाल कहानी संग्रह भी आपके प्रकाशित हुए हैं। और पिछले 32 वर्षों में जो आपकी साहित्यिक यात्रा रही है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप लगातार छपते रहे हैं, समसामयिक विषयों पर आपके आलेख आते रहे हैं। आप जितने अच्छे साहित्यकार हैं, आप में से बहुत कम को शायद पता हो कि उतने अच्छे ये चित्रकार भी हैं। आप रंगों से भी खेलते हैं। लगभग 200 पेंटिंग्स आप अभी तक बना चुके हैं, अनेक रेखा चित्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी में से लगातार 20 वर्षों से आप कहानियों का निरंतर प्रसारण कर रहे हैं। साहित्यिक कार्यक्रम के प्रस्तोता भी आप हैं। वर्तमान में आप LIC में सेवारत हैं और जोगीवाला में आपका निवास है, तो कभी आप चाय पीने, चाय पर चर्चा करने मुकेश नौटियाल जी से मिलना चाहें तो आप वहां पे उनके साथ जा सकते हैं। मुकेश नौटियाल जी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम उनके हिमालय की कहानियों के दूसरे संस्करण पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके कुछ चुनिंदा लोग आए और बहुत ही अनौपचारिक तरीके से इस बार किताब को जो है एक बार फोटो के लिए आप अगर आ जाए। सुधा जुगरान जी आ जाइए प्लीज। आप लोग भी आ जाइए, पत्नी और बच्चों को बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे आपके साथ रहे। अच्छे साहित्यकार के पीछे उनकी अच्छी वाइफ और अच्छे परिवार का भी बड़ा योगदान है, तो मैं उनको भी चाहूंगा कि वे भी मंच पर आए। धात प्रकाशन की तरफ से प्रकाश पुजारी जी भी मंच पर आए। मैं चाहूंगा कि कुछ पुस्तकें जो हैं जितेंद्र ठाकुर जी से भी मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप भी आए। और बहुत ही अनौपचारिक है।
अभी आओ। और वो शर्मा जी आइए प्लीज आइए, आप तो नियम से आती नहीं। इस दूसरे संस्करण के प्रकाशन पर आप मुकेश नोटियाल जी को बहुत बहुत बधाई, और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आपने निरंतर उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हिमालय की कहानियां। मैं आपको एक बात यहाँ पर आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति वन जैसे कि हमारे बहुत सारे आयामों को खोलने का एक प्रतिनिधि जो है यहाँ पर एक प्रतिनिधि स्थल बनकर उभरा है। मैं बताना चाहूंगा हमारे धात में कई सारे एकांश हैं जो लगातार अलग अलग विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमने कोशिश करी कि जो धात प्रकाशन था वो पुनः उस पर कोशिश की जाए, पुनर्जीवित किया जाए, उस पर कोशिश की जाए। इसको हम चाहेंगे कि एक कोना कक्षा के माध्यम से तमाम बेहतरीन किताबें, तमाम बेहतरीन जो साहित्य लिखा गया है वो बच्चों तक पहुंचे। तो ये छोटी सी कोशिश जो आज का सृजन संवाद कार्यक्रम है वो धात प्रकाशन की एक पुनर्जीवन का हैप्पी बर्थडे भी है। तो आज धात प्रकाशन का भी हैप्पी बर्थडे हम दोबारा से मनाएंगे। तो अब बहुत औपचारिकता में ना पढ़ते हुए मैं सबसे पहले मुकेश नोटियाल जी से पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले कि कैसे कुनाड़ गांव में जन्मा हुआ मुकेश जो है देहरादून आके प्रसिद्ध साहित्यकार बन गया, कहानीकार बन गया, वो थोड़ा सा विस्तार में पढ़ाइए क्योंकि आपके किताब के पीछे बहुत कम आपके बारे में लिखा हुआ है। रवि, मुझे तो लगता है कि किताब के पीछे जो लिखा गया हो जितना मैं हूँ उससे ज्यादा ही लिखा गया है। मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, अभी एकदम कहना चाहिए शुरुआती दौर में ही हूँ, क्योंकि लेखन की परंपरा कोई भी सृजन बहुत लंबा समय आपसे मांगता है। और 32 साल 33 साल लिखने के बावजूद मुझे लगता है कि अभी भी मैं सीखने के दौर में हूँ। जो आपने कहा कि देहरादून आकर कैसे परिवर्तन आया, सच्चाई ये है रविंद्र कि लिखने के जो संस्कार मुझ में पड़े वो मेरे गांव में ही पड़े। और ये मैं कहता गांव वो बीज भी वहीं पड़ा, पल्लवित भी वहीं हुआ। देहरादून तो मैं बहुत बाद में आया हूँ और शुरुआती दौर में मुझे ध्यान आता है कि इंटरमीडिएट तक मेरी जो अपनी दुनिया थी वो जो रुद्रप्रयाग का एक घाटी है, उस घाटी से बाहर की दुनिया को मैं नहीं जानता था, उतना ही जानता था जितना अखबारों के जरिए हम तक आता था। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बीज थे ये गांव में ही पड़े। और इतना जरूर रहा कि मेरे दादाजी उस दौर में कर्मभूमि और सत्यपथ में लिखते थे। उस दौर के बड़े महत्वपूर्ण अखबार थे वो उत्तराखंड, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई। और उसके बाद पिताजी भी लिखने के एक तरह से उन्होंने भी लिखने की चेष्टा की और कुछ लिखा भी, उनकी कुछ कविताएं भी छपी है। फिर उसके बाद मेरे अग्रज भी लिखते थे और उसी देखा देखी में, क्योंकि वो डीएनए मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। और जब परिस्थितियां उस तरह की बनी, क्योंकि 9 साल की अवस्था में मैंने पिता को खो दिया था, उसके बाद की जो परिस्थितियां रही उन परिस्थितियों ने कुछ इस तरह का वातावरण निर्मित किया कि ये जरूरी था कि मैं अपने अंतस का जो गुबार है उसको किसी न किसी ढंग से व्यक्त करूं। और मुझे शुरुआती दौर में उसके लिए चित्रांकन एक बेहतर विधा लगी। शुरू में मैंने चित्र बनाए, उसके बाद धीरे धीरे लिखना शुरू किया और इस तरह से लेखन यात्रा शुरू हुई कहना चाहिए।
किसी तो मुकेश नौटियाल जी, मैं एक बार पहले भी इस किताब को मैं पढ़ चुका हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिमालय की कहानियां पढ़ते हुए मुझे कई बार लगा कि ये हिमालय की कहानियां ही विषय किसका क्यों चुना गया, क्योंकि जब हम हिमालय की बात करते हैं वो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, लेकिन जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें आपके आसपास के ऐसे मुझे कथानक मिलते हैं, ऐसे आसपास के लोग मिलते हैं, मुझे फोटो मिलता है, मुझे कई सारे ऐसे जो चरित्र हैं वो मिलते हैं जिनसे मुझे अपने पहाड़ का, मैं कहूंगा कि उत्तराखंडी पहाड़ का जो है मुझे अभिमान होता है। तो इसके बारे में बताइए कि हिमालय की कहानियां इसका विषय ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं हो सकता? रवि, हिमालय की कहानियां इसलिए कहा जाना चाहिए इन कहानियों को कि इन कहानियों में जो विमर्श हैं, जो चरित्र हैं, जो घटनाएं हैं, जो परिवेश है, कमोबेश ये अकेले मेरे गांव का परिवेश नहीं है। पूरा हिमालय, खासकर अगर हम उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र की बात करते हैं तो मोटा माटी सब इसी तरह का है। उसमें कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो चरित्र आपको हिमालय की कहानियां में मिलते हैं, एक तरह से अगर आप देखें तो लगभग पूरा हमारा पर्वतीय परिवेश ऐसे ही चरित्रों से भरा पड़ा है। इसमें एक चरित्र आता है सरकारी दादी। अब आप आश्चर्य करेंगे कि कोई दादी सरकारी नहीं हो सकती, पर जब हम महानगरों में सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हैं तब हमारे पहाड़ों में आज भी ये समझ है कि सरकार वो है जो सबकी, और क्योंकि वो दादी पूरे गांव की थी इसलिए हम उसको सरकारी दादी बोलते थे, यानी जो किसी एक घर की नहीं है, सभी की है। ये सरकार को लेकर आज भी पर्वत प्रदेश की धारणा है। इसी तरह के इसमें तमाम जो चरित्र हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो शुद्ध रूप से पर्वतीय परिवेश के लोग हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये मेरी शुरुआती दौर की कहानियां हैं, और ये हिमालय की कहानियां में जो जितनी कहानियां संकलित हैं, ये उस दौर में हमारे जो बच्चों की और किशोरों की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, जिनमें पराग, नंदन, बाल हंस, बाल जगत भारत सरकार की पत्रिका है, बालवाणी, इस तरह की पत्रिकाओं में सुमन, सौरभ, ये लगातार छपती रही हैं। और उनमें से लगभग वो जो 60 कहानियां थी उस दौर की, उनमें से 20 कहानियां चुनकर वो इस किताब में आई है। तो ये शुरुआती दौर की कहानियां हैं, और क्योंकि बच्चों के लिए लिखी गई हैं, किशोरों के लिए लिखी गई हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल सीधी सपाट कहानियां हैं। इनमें शिल्प का और उसका बहुत बड़ा जाल आपको नहीं मिलेगा। आप कह सकते हैं कि एक तरह से संस्मरण जैसे हैं ये, और उन्हीं को थोड़ा सा उनका प्लॉट आगे पीछे करके उनको कहानी की शक्ल में मैंने डाला है। बिल्कुल। और जब हम हिमालय की बात करते हैं तो चाहे वो किसी भी परिवेश का हिमालय हो, वो हमारे आसपास के घर गांव से ज्यादा अलग नहीं है। क्यों कृष्ण जी? मुझे लगता है यही सबसे मुख्य बात है कि हम जिस पहाड़ को अपने अंदर लिए घूमते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पहाड़ में ही बसा हो, वो शहरों में बसकर भी पहाड़ हो सकता है, और कोई आदमी पहाड़ में बसकर भी शहर हो सकता है। बहुत बड़ी बात। तो मैं इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक कहानी को सुने, और हमारी एक मित्र हैं मीनाक्षी जुयाल जी, मैं चाहूंगा कि वो आए और जो भी उनकी एक मनपसंद कहानी हो इस किताब में से, वो कहानी जो है आज आप हम सब लोगों को सुनाइए। मीनाक्षी जुयाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इधर से इस बीच जब तक मीनाक्षी जी जो है अपनी कहानी शुरू करती है, मैं यहाँ पर आए हुए कुछ खास लोगों का जो है मैं नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, देवपाल जी, अनीता अग्रवाल जी, सुधा दुकान जी, अक्षय ओझा जी, निशा जोशी जी, मीनाक्षी जुयाल जी, दिवाकर सतलानी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रेखा नेगी जी, सिद्धि भंडारी जी, कीर्ति भंडारी जी, प्रकाश चंद पुजारी, शुभम शर्मा जी, दिव्यानंद गोपाल जी, मनोहर लाल जी, ऋषभ जी, दीक्षा जी, स्वाति बड़ौदा जी, आप सभी का भी एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। साथ में शांति प्रकाश जी, शैलेंद्र शेवाल जी, राजीव पांसी जी, प्रभाकर त्रिपाठी जी, और है हमारे सारे अनिल जी, पल्लवी सिंह, राजीव शर्मा, यशस्वी शर्मा, ओजस्वी शर्मा, मनीषा मंगाई, ममता नौटियाल, वीरेंद्र खंडूरी जी,
आप सभी का भी एक बार बहुत बहुत पुनः स्वागत और अभिनंदन। साथ में सुनील जी, अर्चना ग्वाड़ी, मीना रावत जी, धर्म सिंह जी, सुशील पुरा जी, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। एक मिनट माफी चाहूंगा रवि, मैं यहाँ पर इस आयोजन में जितने हमारे महानुभाव जिनका अभी रवि ने नाम लिया, वो सभी हमारे परिचित हैं। हम सभी एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि एक शहर में रहते हैं। इनमें से एक नाम और जो विशेष स्वागत योग्य है दादकर के इस स्मृति वन में आज के कार्यक्रम में, वो मुझे लगता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने, ये हम सभी के लिए बहुत सुखद खबर है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने उत्तराखंड में अपना कार्यालय शुरू कर दिया है। ये हम सभी लिखने पढ़ने वाले लोगों के लिए एक बहुत सुखद खबर है। और उसमें स्वाति बडोला जी, जो एक तरह से उत्तराखंड में प्रभारी की भूमिका में है, वो इस मंच पर हैं। आपका विशेष स्वागत है। रूम टू रीड से हमारी सहयोगी नेहा जोशी जी भी है, निशा जोशी जी, माफी चाहूंगा, मैं आपके नाम को लेकर अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप दोनों का भी स्वागत है। स्पीच मुझे याद आया कि जो है शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित श्री राजीव पांती जी भी हमारे बीच हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। मैं मीनाक्षी जुयाल जी से चाहूंगा कि वो कहानी हम सबको सुनाइए। आप सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम। और आज मुझे बहुत ही हर्ष का विषय सा लग रहा है कि मैं इस महान कथाकार श्री मुकेश नौटियाल जी की एक कहानी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और ये बुक मेरे को मिली थी और मैंने कुछ इसमें 2-4 कहानियां पढ़ी हुई हैं और उन्हीं में से एक कहानी है जाली वाला दरवाजा। तो चलिए सुनते हैं जाली वाला दरवाजा। तो ये मैं श्री मुकेश नौटियाल जी के बिहाफ में सुना रही हूँ कि उन्होंने लिखा है। तो बात उन दिनों की है जब मैं गैरसैंण के दुर्गम पहाड़ी इलाके में अध्यापक हुआ करता था। वो बहुत ही वीरान इलाका था, परंतु दूसरे पहाड़ी स्थानों की तरह वहां पैदल आने जाने की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। स्कूल एकदम सड़क से लगा हुआ था और मेरा आवास तो जैसे सड़क पे ही बना हुआ था। मैं दुमंजिले में रहता था। उस छोटी सी बस्ती में वो एक अंतिम मकान था और उस मकान के बाद सरपीली सड़क माइथान नामक स्थान के लिए जाती थी। मेरे आवास और बस्ती के बीच भी कुछ खाली स्थान था। मकान के सामने एक सड़क थी और उससे लगी छत थी और छत से सटा था वो एक कमरा जिसमें कि मैं रहता था। कमरे में सामने से एक दरवाजा और एक खिड़की बनी हुई थी और हाँ, पिछवाड़े की ओर भी एक दरवाजा था जिस पर जाली लगी हुई थी, पर वो दरवाजा ना तो खुलता था और ना ही बंद होता था। जाड़ों में मैं उस दरवाजे पर मोटा कपड़ा लगा देता था ताकि हवा के ठंडे थपेड़ों से बच सकूं, लेकिन गर्मियों में वो कपड़ा निकाल देता था। उस दरवाजे से पीछे बहती राम गंगा मुझे साफ साफ दिखाई देती थी। राम गंगा और उस दरवाजे के बीच 5-7 सीढ़ी नुमा खेतों की दूरी थी बस। पहले तो रात को सोने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि रामगंगा की लहरों का शोर ही इतना था। वो शोर जो था वो सीधा मेरे कानों के पर्दे से टकराता था, लेकिन बाद में मुझे उसकी आदत हो गई और उसी दरवाजे से मैं सर्दियों की ठंडी रातों में लोगों को मशाल के उजाले में भाला घोंपकर मछलियां मारते हुए भी देखता था। उस दरवाजे से मैं डूबते हुए सूरज को भी देख सकता था और रामगंगा के तट पर जलते हुए शवों को भी। जाली से पटा पिछवाड़े का वो दरवाजा बड़े काम का था, परंतु उसको मोटे तख्ते ठोककर मुझे बंद करवाना पड़ा। अब उस दरवाजे को एक रात भी खुला छोड़ना संभव ना था। अरे घटना ही ऐसी हो गई थी। भाई कोई मार्च अप्रैल का समय रहा होगा, इसी समय मार्च अप्रैल का समय रहा होगा। बसंत की छटा चारों ओर बिखरने लगी थी, कलियां चटकने लगी थी और आम भी बराने लगे थे। हवा में खुशबू घुली हुई थी और जाड़ा जो था वो थोड़ा थम सा गया था, लेकिन रजाई ओढ़ना अभी भी जारी था। इसके बावजूद पिछवाड़े के दरवाजे पर लगा कपड़ा मैंने हटा दिया। सरसराती हवा में रजाई के अंदर दुबकने का मजा ही कुछ और होता है। और फिर इस दरवाजे से जो दृश्य दिखते थे, अरे वो कहाँ देखने को मिलते, इसलिए पर्दा जो था दरवाजे का वो बिल्कुल हटा दिया गया था। वो पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चमकता चांद शांत घाटी में उजाले बरसा रहा था, पर उस रात शांति कुछ ज्यादा ही थी
क्योंकि किसी दान सिंह की पत्नी उसी सुबह चल बसी थी। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया था और लेटे लेटे अखबार पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मुझे नींद भी आ गई। रात गई तो ठंड लगने लगी। मैंने रजाई ठीक से ओढ़ी नहीं थी। उनींदे में ही मैंने बिजली का स्विच बंद कर दिया और सिर से पैर तक रजाई ओढ़कर अभी लेटा ही था कि दरवाजे के बाहर खिली चांदनी पर मेरी दृष्टि अटक गई। कमरे में अंधेरा होते ही बाहर का उजाला आकर्षक लगने लगा और मैं अपनी उनींदी आंखें अभी मूंदने ही वाला था कि गजब हो गया। दरवाजे से 10 मीटर दूर पिछवाड़े में सफेद धोती पहने एक औरत मुझे अपनी तरफ बुला रही थी और घुटने मोड़कर जमीन पर बैठी उस औरत ने चेहरे पर घूंघट भी ओढ़ा हुआ था। एक हाथ अपनी कोख में रखकर दूसरे हाथ को वो लगातार हिलाए जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मानो मुझे ही बुला रही है। अब मुझे तो काटो तो खून नहीं। मेरी दृष्टि जैसे ही उस आकृति पर जम सी गई थी, बस रजाई से मैंने अपना सिर भी ढक लिया और बस केवल अपनी आंख और नाक खुली रहने दी ताकि बस सांस ले सकूं। मेरा तकिया दरवाजे के बिल्कुल एकदम सामने था और वो भूतिया आकृति मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। आंख बंद करने का साहस नहीं हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी आंख बंद करते ही वो ये आकृति मेरे सामने ही आ जाएगी और बस मेरा तो हो जाएगा काम तमाम। पसीने से मैं तरबतर हो गया था और मेरी बनियान तो मानो पानी से भीगी गई थी। बस एक साथ अनेकों कहानियां मेरे दिमाग में घूमने लगी और क्योंकि एक बात और भी थी कि खंजर नाम की उस घाटी में रक्त पीने वाली उन डरावनी चुड़ैलों के किस्से भी मैंने बहुत सुने हुए थे। फिर एक बात और थी कि उसी सुबह एक औरत भी तो वहां चल बसी थी। वही, मैं समझ गया, वही है, बिल्कुल वही है ये। मैं सोचकर सिर उठता था। बस बाहर एकदम शांति, दूर दूर तक कोई नहीं। अब चिल्लाऊं तो किसके लिए और भागूं तो कहां। अब तो बस एक ही चारा शेष था, हनुमान चालीसा का जाप करना। मैं शुरू हो गया बस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मैं कांपते होठों से बस हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। उस डायन का हाथ कभी तेज चलता, कभी धीरे धीरे, पर वो ना तो सिर हिलाती थी और ना पांव। बस एक हाथ हिला हिला के मुझे बुलाती चली जा रही थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मुझे तो बस डर खाए जा रहा था कि देर सवेर वो मेरी तरफ बढ़ेगी जरूर और उस जाली वाले दरवाजे से अंदर आकर अपने विभत्स रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाएगी। और उसी डर से मैं पलक झपकने को भी तैयार न था। मेरी आंखों से तो बस आंसू फूटने लगे, पर मैंने अपनी पुतलियां बंद नहीं की। मेरा शरीर अकड़ने लगा, लेकिन मैंने करवट नहीं बदली। हनुमान चालीसा के कांपते स्वर और अपनी सांसों की आवाजें ही बस अब तो मुझे सुनाई दे रही थी। और वो डायन बस उसी स्थिति में बैठकर हाथ हिला रही थी। इस बीच शांति को भंग करती हुई चिड़ियों की आवाज सुनकर मेरा थोड़ा सा धैर्य बंधा। मुझे पता चल गया कि अब पांव फटने वाली है। और तभी सड़क की ओर से किसी के खांसने की आवाज सुनकर जैसे मेरी जान में जान लौट आई। मैं धीरे से बिस्तर से उठा। सावधानी से मैंने सामने वाले दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखा। अंधेरे का लाभ उठाकर एक आदमी मेरे आवास के ठीक सामने सड़क पर बीड़ी सुलगाता हुआ डिब्बा थामे हुए बैठा हुआ था। मैंने उस आदमी को चांदनी में भी पहचान लिया। वो था खंपा खत्री। और उस दिन मुझे पता चल गया कि मेरे आवाज के सामने ये गंदगी फैलाने का जिम्मेदार यही था। लेकिन भाई उस दिन तो वो मेरे लिए तृण का सहारा था। जैसे तैसे एक व्यक्ति मुझे मिल गया था। मैं उसको पुकारना चाह रहा था, लेकिन डर के मारे मेरे मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। मुझसे 10 मीटर दूर पिछवाड़े में वो चुड़ैल अभी भी हाथ हिला हिलाकर मुझे बुला रही थी। मुझे डर था कि कहीं ये खंपा खत्री से पहले ये चुड़ैल ही आना धमके कहीं। बीड़ी सुलगाकर निवृत्त हो रहे खंपा खत्री तक बात पहुंचानी भी जरूरी थी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, चुड़ैल आ गई है और जैसे तैसे मुझे बचाना है। वो इस इलाके में लोगों पर भूत का साया उतारने का काम भी करता था। तो हनुमान जी की कृपा से ही वो आया होगा, क्योंकि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जरूर हनुमान जी ने ही मुझे इसको यहाँ भेजा होगा मुझे बचाने के लिए। वो चला जाता तो समझो सुबह तक तो मैं घुट घुट के मेरा काम तमाम हो जाता।
खंपा खत्री को बुलाने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया। पास ही टोकरी में कुछ फल पड़े हुए थे, मैंने एक संतरा उठाया और खंपा खत्री की ओर फेंक दिया। सामने संतरा गिरते ही वो सकपकाकर उठ खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ ही था कि एक केला मैंने और उसकी तरफ फेंक दिया। केला गोली की गति से जाकर उसके थोपड़े से जा टकराया। अब तो खंपा खत्री के होश उड़ गए। किसी तरह अपनी धोती संभालता हुआ वो शोर मचाता हुआ बस्ती की ओर दौड़ा। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। अब वो चिल्लाए चला जा रहा था, पर मेरी तरकीब काम आ गई थी। खंपा खत्री के शोर से लोग उठ गए। थोड़ी देर में बस्ती के बड़े बूढ़े वहां थमके और कांपता हुआ खंपा खत्री भी उनके साथ हो लिया। इतने लोगों को सामने देखकर तो बस अब मेरा साहस बढ़ गया। दरवाजे से निकलकर मैं सड़क पर पहुंचा और लोगों को पिछवाड़े में बैठी चुड़ैल के बारे में बताया। उन लोगों ने मेरे कमरे से ही हाथ हिलाती हुई उस चुड़ैल को देखा तो वो दंग रह गए। खंपा खत्री उसको देखकर आवेश में आ गया और क्रोध से कांपता हुआ बस वहां से निकला। सभी लोग उसके पीछे 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 दौड़ने लगे। खंपा खत्री चुड़ैल के पास पहुंच गया और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, तू अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती, तू आज मरेगी मेरे हाथों, तू बचकर नहीं जाएगी। लेकिन वो ढीठ चुड़ैल खंपा खत्री की चेतावनी को भी अनसुना करके बस हाथ हिलाती रही। लोग आश्चर्य प्रकट करने लगे कि इतनी अनाड़ी चुड़ैल तो हमने आज तक नहीं देखी भाई। गुस्से में आकर खंपा खत्री ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस चुड़ैल के सिर पे दे मारा तो पत्थर की चोट पड़ते ही वो आकृति जमीन पर आ बिछी और लोग ठहाके मार मार कर हंसने लगे। खंपा खत्री तो अवाक रह गया। अरे वो एक करौंदे का पेड़ था जिसके ऊपर किसी ने अपनी एक पुरानी धोती डाल दी थी और इस प्रकार जो आकृति बन रही थी वो बिल्कुल एक औरत की तरह बन रही थी और डाल का पूरा हिस्सा धोती से बंधा हुआ था, इसलिए टहनियां हवा में कोई हरकत कर ही नहीं पा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि लगातार वो औरत बैठी हुई है। लेकिन एक टहनी पे धोती का छोर अटका हुआ था और वो हवा के संग हिलती ऐसी लग रही थी जैसे हाथ हिला रही हो। हम सब गलतफहमी के शिकार हुए थे। मैं अपनी मूर्खता पर अपने आप ही हंस रहा था और सभी लोगों ने मान लिया था कि कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है। सभी भ्रम के शिकार हुए हैं, लोगों की राय से अलग। लेकिन खंपा खत्री जो था उसका कहना था कि हो सकता है कि यहाँ चुड़ैल की जगह करौंदे का पेड़ ही रहा हो, लेकिन वहां सड़क के किनारे सचमुच फल खाने का शौकीन कोई भूत आ गया, क्योंकि उस पर तो फल फेंके थे ना। प्रमाण स्वरूप उसने संतरा और वो केला भी दिखाया जो भूत ने उसकी ओर फेंके थे। लोग खंपा खत्री की बात पर हंस रहे थे। अरे उनका कहना था कि इस महंगाई के दौर में जब आदमी किसी दूसरे आदमी को संतरे तक नहीं देता, तब कोई भूत इतना दानी कैसे हो सकता है। बस्ती के लोग खंपा खत्री की बात पर चाहे विश्वास करें ना करें, परंतु मैं जानता हूं कि वो सच कह रहा था। उस खंपा खत्री पे किसी ने तो फल फेंके ही थे, जरूर भूत नहीं फेंके होंगे। भूतों के डर से भूत बनकर पता नहीं हम लोग कितनी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो मैंने उस रात कर दी थी। वो जाली वाला दरवाजा उस घटना के बाद मोटे तख्तों में पाट कर बंद कर दिया गया। मुझे उस घाटी से लौटे वर्षों बीत चुके हैं। सुनता हूं कि आज भी वो दरवाजा बंद है, लेकिन खंपा खत्री जी अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फलों के शौकीन उस भूत की कहानी आज भी बड़े चाव से सुनाते हैं जिसने उस पे उस रात फलों से वार किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी दयाल जी। इस कहानी को सुनते हुए पढ़ते हुए ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबके साथ बचपन में किसी ना किसी रूप में तो घटी ही है। मैं देखता हूँ कि मैं लैंसडाउन में पला बड़ा, तो शाम के समय आजकल इसी टाइम के माहौल पर जब बांज के पेड़ों से जब हवा गुजरती थी, राम गंगा की आवाज की आपने बात करी, वैसे ही बांज के पेड़ों से जब आवाज गुजरती थी, इतनी जोर से सू की आवाज, तो तब हम भी कम छोटे थे तो हमें भी लगता था कि यार पता नहीं क्या आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हैं, मुझे फिजा जी आपसे जानना है कि ये कहानियां कितनी सच हैं, कितनी इसमें आपकी साहित्यिक जो टैलेंट है वो आपने इसमें क्या कहते हैं इनपुट आपने इसमें दिया है, और दूसरा ये कि आपकी इन कहानियों को हम क्या कहें, इनको कहानी कहें, संस्मरण कहें, क्या कहा जा सकता है? थोड़ा और इस पर टिप्पणी दीजिए।
रवि, आपके इस सवाल के जवाब में मैं हमारे बीच में हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे दौर के साहित्यकार जितेंद्र ठाकुर जी हैं और आलोचक दिनेश जोशी जी हैं। उनकी उपस्थिति में मैं ये बात बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी लेखक, चाहे वो कितना स्थापित लेखक क्यों ना हो, वो दावा नहीं कर सकता कि किसी कहानी का प्लॉट उसका अपना प्लॉट है, वो पूरी तरह उसका मौलिक प्लॉट है। कहीं ना कहीं उस कहानी को कुछ कहानी को लेकर एक दृष्टि उसको अपने परिवेश, अपने वातावरण से ही मिलती है। इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियां हैं जिनको जो लगती सत्य घटनाओं जैसी है और होती भी है। हमारे तो खासकर हिमालयी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे रविंद्र, तो आज भी इतनी सारी घटनाएं हमारे बीच अमूमन होती है कि अगर आप उनको शब्दों में उकेर सकें तो आपको किसी दूसरे बिंब या किसी दूसरे प्लॉट की तलाश में दाएं बाएं नहीं जाना होता है। मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि ये सभी घटनाएं हमारे ही परिवेश में घटित हुई है। इसके चरित्र होता क्या, एक थोड़ा सा मैं विषयांतर करते हुए इतना इसमें और जोड़ दूं कि जब हम कहानी के शिल्प को बहुत साधने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये कहानियां कुछ अविश्वसनीय सी बन जाती हैं। वो चरित्र हमको बिल्कुल मायावी चरित्र जैसे लगने लग जाते हैं। पर अगर कोई लेखक उन घटनाओं को बहुत सहजता से व्यक्त करने की सलाहियत रखता हो तो आपको यही लगेगा कि ये तो सत्य घटना है। सच्चाई ये है कि घटनाएं बहुत कुछ सत्य होती हैं, बहुत कुछ काल्पनिक होती हैं और कथाकार उसमें कुछ कल्पना का पुट डाल करके। ये ठीक है कि मैं गैरसैंण में अध्यापक रहा हूँ और वहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब उसमें कुछ कल्पना का पुट तो होता ही होता है। और तमाम दूसरी हिमालय की कहानियां की बाकी कहानियां भी आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा, आप समझेंगे कि ये सब चरित्र तो हमारे आसपास में रहे हैं। तो इसको संस्मरण तो नहीं कहेंगे, हैं ये कहानियां ही। ये जरूर है कि इनके पीछे की जो घटनाएं हैं वो जीवंत घटनाएं हैं और चरित्र वास्तविक चरित्र हैं। उनको कुछ परिवर्तन के साथ मैंने कहानी में ले लिया। जी धन्यवाद मुकेश जी। और क्योंकि अगर हमें किसी पुस्तक के बारे में अगर हमें जानना है तो मुझे लगता है कि कहानीकार से पूछने के बजाय उसके सीधे पाठक से पूछा जाए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुकेश नोटियाल जी ये सही करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो हमारे बीच ऐसे ही इस पुस्तक के एक पाठक है शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही कम समय में जो है ज्यादा शब्दों का यूज करें। और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं बताना चाहूंगा शांति प्रकाश जिज्ञासु जी लोक भाषा के, गढ़वाली भाषा के बहुत बड़े जाने माने नाम हैं और इनको क्षण का सम्राट से भी जो है लोग इनको जानते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि इन्होंने जब ये पुस्तक पढ़ी तो उनको कैसा लगा। नमस्कार, आप सभी का इस स्मृति वन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज ये जो दूल्हा है, आज के जो मुख्य हीरो हैं, मुकेश नोटियाल जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उनकी जो कहानियां हैं ये दूसरी किताब है जो पुनः प्रकाशित हो रही है सर। और पुनः प्रकाशित होना, दूसरी तीसरी बार प्रकाशित होना, मतलब मैं समझता हूँ कि किसी किताब के लिए या किसी लेखक के लिए बड़े गौरव की और बड़े सम्मान की बात होती है। नहीं तो एक किताब छपती है और वो बिकते बिकते समय गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या किया था क्या नहीं किया था। तो मुकेश नोटियाल जी बहुत भाग्यशाली भी हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, इसलिए बिक रहे हैं। ये जो कहानियां हिमालय की कहानियां हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं से हिमालय से या गांव के परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं। और ये जो कहानियां, इसमें आप जितनी कहानियां पढ़ोगे, जो भी कहानियां पढ़ोगे, आपको लगेगा कि ये कहानी मुकेश नोटियाल की नहीं है, ये कहानी लगता है मेरी कहानी है, मेरे घर की कहानी, मेरे गांव की कहानी है। और मुकेश नोटियाल जी ने इन कहानियों को संग्रह करने में, ये कहानियां बनाने में, उसको मॉडिफाइड करने में जो महारत हासिल की है, उसके लिए आपको एक बार फिर साधुवाद देता हूँ। आपकी कहानियां जितनी मैंने पढ़ी हैं या जहां तक मैं गया हूं, या जो आपकी सबसे पहली स्वीली घाम जो कहानी थी, तो वो एक गांव के परिवेश की एक महिला की कहानी है। वो हमारी पौराणिक कथा से मिलती जुलती कहानी है।
दुली चुड़ियारन इनकी एक किताब है, मैं तो आगे की भी बात करता हूँ इन कहानियों के अलावा कि दुली चुड़ियारन कुछ नहीं, एक बहुत पुराने ज़माने की बात, पुराने ज़माने में क्या 100 साल के आस-पास की बात कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा की बात नहीं होगी, 100 सवा 100 साल पहले की बात होगी। तो उस परिवेश में सभी लोग जो भी गाँव से बाहर का आदमी कोई अगर गाँव में आता था, तो उसके पास न तो रहने का कोई साधन था, ना हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्थाएँ थी, परिवहन का साधन था, ना रहने के लिए होटल थे, ना कमरे, कुछ नहीं थे। तो जो भी लोग अपने व्यापार के लिए आते थे, तो मैक्सिमम गाँवों में जाकर के कि भई आज इस गाँव में अगर रात हो गई तो मैं यहीं रहना चाहूँगा। क्योंकि अगले गाँव में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि जंगल का खतरा है, जंगली जानवरों का खतरा है। तो उस गाँव में उस व्यक्ति को ऐसे संरक्षण दिया जाता था मानो वो व्यापारी ना हो या कुछ और ना हो, वो हमारे गाँव का या हमारा कोई मेहमान हो। तो दुल्ही चुड़ियारन या उसके साथ जो अब्दुल्ला उसका पति था या जो पूरी फैमिली थी, उनको इन्होंने गाँव में एक आश्रय दिया और वो आज धीरे-धीरे वो गाँव के हो गए और उस गाँव में वो चूड़ियाँ बनाने लगे और वो बेचने लगे। सवाल ये नहीं है कि चूड़ियाँ बनाना बेचने का कोई भी एक वो है, सवाल ये है कि उसको किस ढंग से कहानी में क्रम में पिरोया जाए। मुकेश नौटियाल जी से बेहतर शायद कोई जानता हो, तो इन कहानियों को जो पहाड़ी कहानियाँ हैं, जो हिमालय से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, मिट्टी की कहानियाँ हैं, हमारी सौंधी खुशबू की कहानियाँ हैं, इनके परिवेश से जब एक साहित्यकार हमें जोड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो वास्तव में एक ग्रास रूट की बात करता है। एक उस समय को, उस परिवेश को जिसने भुगता हुआ हो, जिसने देखा हुआ हो, वो ऐसी बात कर सकता है। तो मैं मुकेश नौटियाल जी को बहुत-बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। उनकी कहानियाँ आप पढ़ेंगे, मैं कहानियाँ सुनाऊँगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, जब आप कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का और रवि का भी जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद शांति जी आपकी पाठ समीक्षा के लिए। मैं दूसरी पाठ की समीक्षा के लिए डॉक्टर राकेश बलूनी जी को आमंत्रित करूंगा। आप भी जाने वाले साहित्य के हस्ताक्षर हैं सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद रवि जी। दाद के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी विद्वता को बहुत कम आंकते हुए नौटियाल जी के बारे में ही 2-4 शब्द कहना चाहूँगा। इनकी कहानियाँ मैंने बहुत पहले से पढ़ता चला आ रहा हूँ और शांति प्रकाश जी ने बहुत कुछ मेरे शब्दों को व्यक्त कर भी दिया है कि ये कहानियाँ जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि आपकी अपनी कहानियाँ, आपका अपना परिवेश है। हम सब पहाड़ से जुड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं ये लगता है। ख़ास तौर से मुझे इनकी कहानियों में एक बात ज़रूर ये ध्यान आती है कि भूत-प्रेतों का, पिशाचों का कुछ वर्णन अधिक मात्रा में है, जो गाँव की ज़िंदगी में वास्तव में होता है। ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आती है इनकी, जिसका नाम है एमरल मूर की का हैट, जिसमें इस कहानी की विशेषता मुझे ये लगती है कि ये इसका कथानक बहुत लंबा है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और ये आगे तक चलता चला जाएगा। 1804 की कहानी है से शुरू होती है कहानी और जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद में फिर कुछ गोरखे यहीं आकर यहीं बसने लगे गाँव में ही और उसके बाद ब्रिटिश सरकार की मदद से गढ़वाल के राजा ने उनकी मदद से गोरखों को भगाया और फिर इसी एवज में ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल के 2 हिस्से कर दिए, एक अपने पास पौड़ी गढ़वाल का हिस्सा और टिहरी गढ़वाल राजा को दे दिया। इस दौरान चलते हुए आज़ादी का कार्यक्रम भी, आज़ादी भी हमने प्राप्त कर दी 1804 से शुरू होकर के 1947 के बाद भी अब तक ये कहानी अपने को वर्तमान में लेकर के चलती है। जब एक ब्रिटिशर जो मिस्टर डेविड मूर थे, वो आकर के रहने लगे यहाँ पहाड़ में उस युद्ध के बाद में और उन्होंने गांव में अपना बसेरा बना लिया, जिसमें वो लोगों की सहभागिता से अपना बड़ा बंगला और अपना गार्डन वगैरह बना के बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन उनका बेटा जो लंदन में पढ़ा था, वो आईसीएस में पास करने के बाद में कलेक्टर बन के यही हिंदुस्तान में आता है और जब डेविड साहब की मृत्यु होती है तो एम्ब्रिल साहब उस बंगले पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा क्या मतलब उनका खानदानी अपना ही बंगला था, लेकिन वो गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उन्होंने जो है उसको एक तरह से गांव वालों से अपनी बहुत दूरी बना ली। मात्र एक प्रेम बहादुर नाम के गोरखा के साथ वो रहते थे जो उनका मददगार था हर तरह से। अब
डेविड एमरिल बूर साहब भी की भी जो है सांप के काटने से या किसी तरह से मृत्यु हो गई उनकी। तो उसके बाद में लोगों ने ये सोचा कि अब जो है उनके वहाँ गांव के प्रधान वगैरह ने सोचा कि अब बंगले पे हम कब्जा कर सकते हैं, ये सरकारी जमीन पर ही पहले से कब्जा किया हुआ इलाका है। तो एक रात को जब वो लोग प्रधान के साथ में और बाकी लोग मिलकर के आने लगते हैं तो वहां पर गांव रात में जब घर में दीवार फाड़ने की कोशिश करते हैं तो प्रेम बहादुर डेविड साहब का एक पुराना हैट जो उनको कभी ब्रिटिश की महारानी ने भेंट किया था उसको पहन करके बाहर आता है और ग्रामीण लोग उस अंधेरे में उसको देख करके ये समझते हैं कि डेविड साहब का भूत है और वो वापस भाग जाते हैं। तो जो प्रेम बहादुर है वो एक तो आक्रमण से बच जाता है, दूसरा वो संपत्ति जो उसके नाम एमरिल मूर करके गए थे वो उसके हाथ में रहती है, उसके पास रहती है। अब ये प्रश्न उठता है कि नौटियाल जी उस प्रेम बहादुर से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई अब तुम जब अकेले यहाँ पर रह रहे हो तो इस पर तो तुम्हारा कब्जा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु के बाद में तो किसको दोगे? तो वो यही बात, वो हंस के यही बात कहता है कि अब तो ये भूतों का बंगला हो गया है, अब इसको कोई हथिया नहीं सकता। भूतों की बात अक्सर हमारे समाज में आती रहती है। मुझे याद है मैं जयपुर में था, वहीं मैं पला बढ़ा, तो पास ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी जो है वो एक पेड़ पर पड़ती है और वो अंधेरे और उजाले के बीच में एक चित्र बन करके उभर आता है जो एक आकृति के रूप में, एक पुरुष की आकृति के रूप में निकल के आता है। उसकी बड़ी लंबी सी नाक है, कुछ चेहरा ढका हुआ है बालों से, कुछ इस तरह का है। और मैं उस समय मुझे लगता है मैं 10-12 साल का रहा हूँगा, मैं डर जाता हूँ उसको देखकर, मुझे लगता है कि ये भूत है। तो ये मनोवृत्ति हम लोगों में ऑलरेडी है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूत कुछ है कि नहीं है ये इसके ऊपर चर्चा चलती रहती है, लेकिन वो जो भय है वो हम लोगों को भूत के दर्शन अक्सर कराता रहता है और उस भय को हमें मिटा देना ये बहुत जरूरी है। नौटियाल जी की यही खासियत है कि वो लेकर के भी आते हैं उन भूतों को हमारे सामने और उनको फिर वास्तविक परिवेश में अपने वापस भेज भी देते हैं। बहुत बहुत बधाइयां आपको, आपने बहुत अच्छी कहानियां इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और मैं इनका मुरीद हो चुका हूं ऑलरेडी, आप भी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश बरूनी जी। मुझे लगता है कि आप जितना ज्यादा मुकेश नौटियाल जी को पढ़ेंगे आप पहाड़ को उतना अपने आसपास पाएंगे। तीसरी पार्टी की समीक्षा से पहले मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि समय बहुत कम है और साथ में हमारा जो कलियों का जो है उसकी भी खुशबू हमारे जो है आ रही है। मुझे लगता है कि ज्यादा सबर होगा नहीं, तो अगली पार्टी की समीक्षा के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दर्श गढ़वाली जी को, जो कि जाने वाले हस्ताक्षर भी हैं और लगातार जो है समाचार सेवा में भी हैं। मैं चाहूंगा कि एक पार्टी की समीक्षा आपकी तरफ से। मेरा निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त रहे। ना उम्मीदी हल कभी तो निकलेगा, ना उम्मीदी कुफ्र है। हल कभी तो निकलेगा, ना उम्मीदी कुफ्र है। और आंधियों से इसे बचाना है, ये दिया तो हमें जलाना है, ये दिया तो हमें जलाना है। साहित्य की ऊर्जा को हमें बरकरार रखना। और मुकेश नौटियाल जी जिस हिसाब से बच्चों के लिए और किशोर वय के लिए कहानियां रच रहे हैं, जरूरी है कि इसको जिंदा रखा जाए और इसे निरंतर पढ़ने के लिए इस तरह की किताबें बच्चों के बीच आना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में धात प्रकाशन बढ़ रहा है। धात प्रकाशन एक पहले तो बहुत तेजी से काम कर रहा था, लेकिन इस बीच थोड़ा सा निष्क्रिय था। और मातृभाषा एकांश का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें 89 कवियों की कविताएं प्रकाशित कर किताब का प्रकाशन शुरू किया था। और अब मुकेश नौटियाल जी की किताब का दूसरा संस्करण इस धात प्रकाशन पे आया है। तो धात प्रकाशन ने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं चाहूंगा कि ये बरकरार रहे और हम धात साहित्य एकांश से जो लोग जुड़े हैं चाहेंगे कि एक साझा संकलन हम लोग निकालें, जिसके लिए मैं खुद प्रयास करूंगा। जो हमारे धात साहित्य एकांश के जो मित्र हैं
उन सब की 2-2 3-3 रचनाएं उस पे छापी जाए। जहां तक मुकेश नौटियाल जी की किताब का प्रश्न है, शीर्षक से तो लगता है कि हिमालय की कहानियां, शीर्षक से ऐसा लगता है कि हिमालय इसमें केंद्र बिंदु होगा, लेकिन हिमालयी परिवेश में लिखी गई ये कहानियां हैं जो हिमालय के बहुत करीब है या हिमालय के लोगों के बहुत करीब है। बच्चे की जैसे जिज्ञासा होती है, एक कहानी इसमें है चांद का मूल्य कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसमें एक मूर्ख राजा, एक सभा चलती रहती है, उसमें मूर्ख राजा अपने जो दरबारी उसके रहते हैं उनके बीच चर्चा चलती रहती है कि सूरज तो हमें उजाला देता है और रोज चमकता है, लेकिन चांद क्या है कि ये दिन में 15 बार, रात में 15 बार निकलता है और 15 दिन छुपा रहता है। तो मूर्खों की सभा हुई, राजा ने उनसे पूछा कि भाई चांद हमारे नियंत्रण में कैसे आ सकता है। सबने अपने अपने सुझाव दिए। इस बीच एक कुम्हार वहां से गुजर रहा था, वो मटका ले लो चिल्ला रहा था। तो राजा ने उसी को रोक लिया और उससे पूछने लगा कि आप मटका ही बेचते हो या चांद भी बेचते हो। तो उसने कहा कि मेरा तो मटके का कारोबार है और मैं हीरे मोती जवाहरत में कहाँ से बेचूंगा। लेकिन वो जब उसने आसपास के लोगों को देखा तो समझ गया कि ये बड़ी मूर्ख मंडली है। तो उसने सीधे सीधे कहा कि मेरे पास एक चांद है और अगर इसी चांद को मैं बेच दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। लेकिन राजा तो राजा है, उसने कहा ये चांद मुझे चाहिए। तो वो भी राजी हो गया कुमार। तो उसने कहा कि उसने कुछ मूल्य लगाया उसका। तो राजा तो दंभ में था ही, उसने कहा मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में ही खरीद लेता हूँ। उसने जो है मटके वाले ने, वो सौदा हो गया, लेकिन चांद तो आकाश में चमक रहा। चांद को ये सजीव चीज तो है नहीं। तो वो करके चलता बना, सौदा करके चलता बना, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। राजा को ये तक याद नहीं रहा कि हमने चांद तो उससे लिया ही नहीं। तो चांद नहीं लिया तो कहाँ गया भाई चांद। रात हुई तो रात में वो देखने लगे कि चांद तो चमका ही नहीं, उजाला तो हो ही नहीं रहा। सब ऐसा हुआ तो देखा कि अब क्या किया जाए, तो सब सोचने लगे। तो चांद तो अब कहाँ से मिले जब आ ही नहीं रहा उधर से। तो उसके बाद जो है समझ गए सब कि वो हमें मूर्ख बना के चले गया। राजा जो है वो समझ गया ये जो कुम्हार हमें मूर्ख बनाकर चले गया, और वो सब भाग गए। तो कहने का अर्थ ये है कि बावजूद इस सच्चाई के मूर्खों की जमात चांद का मूल्य पूछती अपनी रौब की नुमाइश लगाती जा रही है। मूर्खों का इतना घटिया वो हो गया है समाज का। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुकेश नौटियाल जी की कहानियां एक बच्चों में जो उम्मीद जगाने के लिए लिखी गई हैं, वो निरंतर चलती रहें, प्रकाशित होती रहें। और उनको नौटियाल जी को मैं बधाई देता हूँ और घात प्रकाशन को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद प्रभारी जी। तो आपने 3 पार्टी की समीक्षाएं आप लोगों के सामने आई। मैं मुकेश जी से जानना चाहूंगा कि आपके ऊपर 2 आरोप यहाँ पे लग रहे हैं। एक आरोप मेरा अपना है, एक आरोप तो पार्टियों ने लगा है। पहला जो आरोप वो ये है कि आपकी कहानियों में भूत पिशाचों का वर्णन कुछ ज्यादा है। उसके पीछे की क्या वजह है, एक। और दूसरा आरोप मेरा है, मैं जब आपके कृतित्व को देखता हूँ उसमें अधिकतर कहानी संग्रह है, और उन कहानी संग्रह में भी अधिकतर जो है बाल कहानी संग्रह। तो बाल साहित्य से इतना लगाओ, ऐसा क्या है कि जब बाल साहित्य ही रचना चाहते हैं? ये 2 सवालों के जवाब कुछ पाठक और कुछ मैं आपसे जानना चाहिए। ऐसा है रवि, जहाँ तक प्रेत पिशाच और मनुष्यों का सवाल है, तो प्रेतों के हमारे पहाड़ों में जो कहानियां सुनाई देती हैं उनमें से मुझे मनुष्यों से तो प्रेत बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि प्रेतों में मनुष्यता ज्यादा है बनिस्बत मनुष्यों के, जैसी हम अपनी दुनिया को देख रहे हैं। तो प्रेतों को लेकर मुझे, बल्कि मैं तो बचपन में खूब कोशिश करता था, अकेली दूर दूर जंगल तक में जाता था। खासकर जो हमारे इस ऑडियंस में जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, मैं खूब जंगल में जाता था, और क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे थे
जहाँ कहते थे कि भूत रहते हैं, तो मैं इसलिए घूमता था कि कभी कोई भूत मुझे मिले तो मैं उससे मुलाकात करूं, उससे कुछ बातचीत करूं। तो हमारे यहाँ भूत कोई इतने विभत्स नहीं होते, आदमियों से ठीक ठाक है, इतना मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ। तो बहरहाल भूत मेरी कहानियों में स्वाभाविक रूप से इसलिए आते हैं कि वो कहीं कुछ, बल्कि हमारे यहाँ तो जो प्रेत है, हमारे जंगलों में जब हमारी घसेरियां पहाड़ों में जंगलों में भटक जाती हैं तो ऐसे भी प्रेत हैं जो उनको दीदी बैठी है वो स्वीकार करेंगी, जो उनको वापस रास्तों पर लाती हैं जब वो भटक जाती है और उनकी मदद करती है। तो हमारे यहाँ प्रेत ठीक ठाक है, तो इसलिए वो प्रेत स्वाभाविक रूप से मेरी कहानियों में आते हैं। दूसरा, जो बाल कहानियों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आप बच्चों को अगर सुनाएं तो उनको फिर बड़े भी ज्यादा मुस्तैदी से पढ़ते हैं। और बड़ों को, मैं बड़ों को कब सुनाऊंगा, तो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि क्या आप प्रेत पिशाच की बात कर रहे हो, मैं तो कई बार कहता हूँ कि हमारे ठीक पड़ोस में मसूरी में रस्किन बॉन्ड बैठे हैं, पूरी दुनिया रस्किन बॉन्ड को पढ़ रही है। रस्किन बॉन्ड की कहानियां हमारे प्रेत पिशाचों की तो कहानियां हैं, अदरवाइज देहरादून के बड़े बड़े मठाधीशों की कहानियां लिखी होती तो रस्किन बॉन्ड को कौन पढ़ता। और क्योंकि उन्होंने हमारे भूतों को, इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्यों की बात होती रहेगी, थोड़ा प्रेत पिशाचों की भी सुध लेनी चाहिए। दूसरा सवाल जी, अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा सवाल था कि आपकी जो अधिकतर कहानियां हैं वो बाल बच्चों पे ज्यादातर केंद्रित है, इसका क्या रीजन? हाँ, बच्चों पे इसलिए कि हम लोगों का, सभी लोगों का, जैसे आपने शुरुआती अपने परिचय वाले सत्र में भी कहा था कि बाद में जब हम गांव से निकल आए तो तब तो हम लोगों को सुविधाएं भी नसीब हो गई, नौकरियां लग गई, महानगरों की सुविधाएं। पहाड़ों में जब हमने बचपन भोगा तो उस बचपन के अपने कुछ इतने गहरे संतरास होते हैं कि वो हमेशा के लिए आपके अंतस में अमिट छाप बना देते हैं। तो जब कभी आप लिखने जाएंगे तो अब शहरी विमर्श पर मैं क्या लिखूं, मुझे पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, तो यहाँ तो लिखने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं पीछे लौटूंगा जब मुझे रोटी की तलाश थी, जब जंगल में हम फंस जाते थे और सियारों की और रीछों की और बाघों का भय था। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो संतरास भी क्या, उस समय तो हमारे लिए वो मनोरंजन था, लेकिन आज लगता है कि अब जीवन में इतना कुछ मिल गया है कि लिखने के लिए वहीं से आज भी सामग्री मिलती है। इसीलिए वो, और ये आप ही का आरोप नहीं, हमारे कई मित्रों का कहना है कि मेरे उसमें बार बार पहाड़ और गांव आता है, शायद उसका वही कारण है। जी। और आपने इस बीच जो है घसेरियों और आंचलों का जिक्र किया, मुझे लगता है जब आप कक्षा 11-12 में रहे, हो सकता है आंचलों की सुंदरता से प्रेरित होकर भी शायद आप ढूंढने उनको निकले होंगे जंगलों में, इसलिए भी शायद जो है ज्यादा वर्णन है। तो इस बीच हमारे साथ बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं इस आज के लाइव में, हमारे साथ भी हैं, जिनमें पुष्पलता मंगाई जी, किशन जी, गुणानंद जखमोला जी, मंजू काला जी, ब्रिजमोहन उनियाल जी, तन्मय मंगाई जी, हिमांशु आहूजा जी, मदन मोहन कंडवाल जी, दत्त गढ़वाले जी, शुभम शविता मोहन जी, विजय जुयाल जी और नंदलाल शर्मा जो कि सेक्रेटरी है DDIU के, उनका भी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पाठ की समीक्षा अभी हमने 3 सुनी, अभी अगली पाठ की समीक्षा पर हम चलते हैं। अगली पाठ की समीक्षा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सुधा जुगरान जी को कि वह आए और मुकेश नौटियाल जी की कहानियों के ऊपर अपनी पाठ की समीक्षा दें। पुनः अनुरोध है कि कृपया कम समय में अधिक कहने की कोशिश करें, ये आपसे विनम्र निवेदन है। साहित्य जगत के यहाँ पर बहुत सी विभूतियाँ उपस्थित है और विभूतियों को और सभी उपस्थित साथियों को मैं अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। जहाँ तक किताब का सवाल है, मुझे अभी मिली है, मैंने जल्दी में कहानी यहाँ पर पढ़ी है। तो क्या है कि जो आपकी कहानियों को मुकेश जी मैं देखती हूँ कि बचपन में जब आप पहाड़ में रहे होंगे, गांव में रहे होंगे, तो जो हमारे अंतस में अंदर बैठ जाता है बचपन में, क्योंकि मेरा मानना है कि पन्नों पर लेखक कब जन्म ले वो तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन मस्तिष्क में जो जन्म के साथ ही जन्म ले लेता है लेखक, तो जिसके अंदर ये लेखकीय गुण होता है वो उसी दृष्टि से अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होता है और उस चीज को अपने आत्मसात करता है। तो मैं एक कहानी का यहाँ पर थोड़ा सा बस शॉर्ट में बोलना चाहूंगी। माँ तुम कहाँ। तो मंगलू एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है
और ये जो कहानी है, इस तरह की कहानी हमारे पहाड़ों में बहुत है कि बघेरे ले जाते हैं, रीछ हमला कर देता है। तो मंगलू की माँ जो है घास लेने जाती है और उसको ओबरे में बंद करके चली जाती है। वो खिड़की से देखता है रोज, माँ का इंतजार करता है। उसकी माँ उसे कहानियां सुना चुकी है कि उसके जो पिता हैं वो लद्दाख सीमा पर तैनात हैं और दादा जो है वो चीन और भारत की लड़ाई में लापता हो गए थे। दादी को बघेरा ले गया था। तो ये सब कहानियां वो माँ से सुनता है। इसके अलावा माँ डायन की कहानियां भी सुनाती रहती है उसे। और फिर वो डायन, भूतों से थोड़ा आगे चल के डायन भी आ गया है कहानी में, तो डायन की कहानियां भी सुनाती रहती है। एक दिन क्या हुआ कि वो इंतजार कर रहा है बच्चा और माँ घर नहीं लौट पाती है। वो रोने लग जाता है, गांव के लोग उसका रोना सुनते हैं और आती हैं गांव के औरतें, उसको अपने साथ ले जाती हैं। गांव के युवक उसके माँ को ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है मरणासन स्थिति में कहीं पड़ी हुई है। फिर उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं तो माँ ठीक होके आती है, लेकिन माँ का चेहरा रीछ के हमले से बदसूरत हो गया है। मतलब नाक कट गई है, आंख फूट गई है और वो अपनी माँ को नहीं पहचानता है बच्चा। वो बार बार कहता है मेरी माँ कहाँ है। वो कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहती मेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तुम तो डायन हो। जैसे माँ डायन की कहानी सुनाती थी वैसे तुम हो। तो माँ रो रही है कि मेरा बच्चा ही मुझे नहीं पहचान रहा है। तो ये जो कहानियां हैं कि बघेरे ले जाते हैं, तो वास्तविक है। पहाड़ों में, गांव में ये होता ही है ऐसा। तो ये सब चीजें जो है बचपन में आपको महसूस की होगी आपने। आज भी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई रीछ ने हमला कर दिया, बाघ ने हमला कर दिया। तो ये सब कहानियां वास्तविक है। मेरा मानना है कि कहानियों में क्या होता है कि थोड़ा वास्तविकता होती है, बहुत सारी कल्पना होती है और बाकी शब्द जाल होता है। तो इन सबको मिलके एक कहानी बनती है और वो हमें पन्नों पे आती है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो मुकेश जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में किताब पढ़ी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विक्रांत मैम। इसके बाद मैं अगली पाठ की समीक्षा के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉली डबराल जी को, आएं और एक कहानी की समीक्षा करें। मुझे लगता है कि समीक्षा थोड़ी सी अधिक निर्मम होनी चाहिए। कहानी का मुझे लगता है इसे ज्यादा जो है अच्छा मानेगा। सभी को नमस्कार। आंचलिक कहानियों में पहाड़ों की व्यथा, कथा, परंपराओं और मान्यताओं पर प्रहार करता, ऐसे कटाक्ष करता, उनके मर्म को समझाती और उनकी खास करके स्त्री वर्ग की कहानियों को कहते। ये कहानियां सचमुच अद्भुत हैं। मुकेश नौटियाल जी की किताबें जो मैंने पढ़ी वो मांग मांग के पढ़ी, तो मेरा आज परम सौभाग्य हुआ कि मैं इस कार्यक्रम में आई और मुझे एक किताब भी मिल गई। इस संग्रह में मुझे जो सबसे अच्छी कहानी लगी वो इमरती लगी, क्योंकि ये पहाड़ी परिवेश को दिखाती है। हमारे यहाँ पहाड़ में अक्सर होता है कि अगर सोमवार को हुआ तो सोमवारी लाल, अगर वो मर रही थी लड़की तो उसका नाम मरती रख दिया, या अगर वो पेड़ पे चढ़ गई तो उसका कुछ नाम। तो मतलब वो नाम बिगाड़ कर रखने की प्रथा जो है वो बिल्कुल जरूरी होती है। और जब वो स्कूल में ले जाया जाता है तभी उसका नाम कुछ ना कुछ होता है। चाहे हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाए तो भी नाम, अब तो खैर पेरेंट्स जो है वो बहुत अच्छे अच्छे नाम सोचने लगे, लेकिन उन नामों को सोचकर हमें लगता है कि ये पहाड़ की नहीं हो सकती, क्योंकि पहाड़ी नाम जो है वो बिल्कुल अलग किस्म के होते थे। तो इमरती कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है कि वो लड़की पैदा हुई, लेकिन बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस बात का भी वर्णन किया कि हिंदुस्तान के शहरों में, जहाँ हरियाणा, राजस्थान और ऐसी जगहों पर जहाँ पर लड़की अच्छी भली पुष्ट होती है तो भी उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था। एक सिर्फ उत्तराखंड ऐसी स्टेट है जहाँ पर की महिलाओं का आदर होता है, भले ही वो काम की दृष्टि से होता हो, भले ही उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से होता हो, भले ही उनके इसको देखा जाए कि वो परिवार का उत्तरदायित्व निभाएंगी इसके लिए होता हो, तो लेकिन वो चिंता नहीं करते और वो सोचते हैं कि ये मर गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत ही वो
पहाड़ उसको बांध बूंद के फेंक दें जैसा कि बच्चे को दबा दिया जाता था, वो प्रतीक्षा करते हैं और थोड़ी देर में बच्ची जो है वो अपने हाथ पैर हिलाने लगती है, तो सब में बड़ी खुशी की लहर आ जाती है कि ये बच्ची बच गई। और उसका नाम क्या रखे, मरती नाम रख देते हैं। और 5 साल में जब वो जाती है तो लेखक महोदय स्वयं उसको लेके जाते हैं स्कूल में, और वहां जाके होता है कि नाम क्या लिखे कि जी ये मरती। तो फिर वो हेडमास्टर बोलते हैं कि नहीं यार, मरती तो ठीक नहीं है, इसका नाम कुछ थोड़ा ढंग का कर दीजिए। तो उसके आगे ई लगा देते हैं, तो इमरती जो है वो नाम, तो वो कहते हैं इमरती हो गया। पहाड़ी एक बहुत सुंदर आभूषण होता है जो पाँव में पहना जाता है। तो वो कहती है चलिए कोई बात नहीं। वो ये नहीं कहती कि मैं इमरती जैसी मीठी हूँ, वो ये समझती है कि मैं पाँव में पहनने की ही लायक सही, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोई समाज में स्थान मिला। एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दिया, और पहाड़ की व्यथा को भी दिखाया कि आज तक भी, चाहे वो हमारी उम्र की हो, पति और पत्नी में 15 साल, 16 साल, 20 साल का अंतर तो होना बहुत स्वाभाविक है। 15 साल से कम तो होता ही नहीं था, 15 साल तो रखते थे। और शायद वो इस मद्देनजर, क्योंकि स्त्री ही सारे काम करती थी, घर की लिपाई पुताई करना से लेके गाय को भूसा देना, गाय के लिए गोबर इकट्ठा करना, उसको एक जगह पे रखना, फिर जंगल से लकड़ी काट के लाना, अपने बच्चों को नहलाना धुलाना, सास ससुर की सेवा, और पति कहीं दूर दराज बैठा हुआ या पेड़ के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ। यही वो वर्णन पहाड़ की कहानियों में है। तो इस तरह से उसकी शादी जो है बेचारी की फिर वही एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी जाती है। और लड़कियां ये नहीं कि बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि परंपराओं से बंधी थी, लेकिन वो जिस तरह से वो रोती है, चिल्लाती है ले जाने के अपने विदाई के उन क्षणों में, वो बहुत ही दर्दनाक इन्होंने जताया कि किस तरह से वो अपने विरह की बात बता रही है कि मैं यहाँ नहीं जाना चाहती। और अंत में वही होना था जो होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर पहाड़ में 99.9% औरतें विधवा ही होती हैं। वो इसलिए, कोई एक बेचारी बीमारी से मर गई तो वो बात अलग है, क्योंकि इतना अंतर होता है कि वो तो उन्हें जीना ही है और वो सब वैधव्य झेलना है, तो वो वैधव्य भी झेलती है। और उसको कहते हैं कि इसकी पेंशन मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती और वो अपने श्रम पे जीना चाहती है। एक बहुत सुंदर संदेश नौटियाल जी ने दिया, मैं उसके लिए उनकी स्तुति करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गौरी डबराल जी। और ऐसे पहाड़ के बहुत सारे विषय हैं जिनको मुकेश नौटियाल जी ने अपनी कहानियों के मार्फत हम सबके सामने लेके आए। एक जो विषय जो मैंने देखा घोटू, औसी, जमुना जैसे पशु चरित्र भी आपकी कहानियों में दिखते हैं। इन बिंबों का निर्माण आप कैसे करते हैं, क्योंकि क्या महत्व, आप क्या, कितनी महत्ता है आपकी कहानियों में, इसके बारे में थोड़ा सा। रवि, वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप पूरे हिमालय क्षेत्र को करीब से देखते हैं तो तब आपको समझ में आता है कि दरअसल वहाँ हमारे महानगरों की तरह मनुष्यों की कमी तो रहती है, बहुत सीमित। कई गांव में कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल आइसोलेट है, जो बहुत दूर एकदम अकेले में है। तो उन गांवों में अगर फर्ज कीजिए कि कोई महिला है या कोई बच्चा है, तो वो अपने संगी साथी किसको बनाएगा? वो जानवरों को ही बनाएगा। और वो वहाँ जानवरों के नाम भी होते हैं, उनसे रिश्ते भी होते हैं। बल्कि आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ जानवर, जो खासकर जो आपके पालतू जानवर हैं, वो आपकी बातचीत को भी ठीक ठाक समझने लग जाते हैं। जैसे मुझे अपना स्मरण आता है कि मेरी माँ अपने गायों से जब बतियाती थी तो वो गायें उनकी बातचीत को ठीक ठाक समझ लेती थी। तो स्वाभाविक रूप से जब आप पर्वतीय प्रदेश की कहानियों की बात करेंगे तो उसमें गाय भी आएंगी, उसमें कुत्ते भी आएंगे, उसमें खच्चर भी आएंगे, उसमें भैंस भी आएंगी। और वो इतने जीवंत होते हैं कि उनसे अलग करके आप पर्वतीय जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक रूप से जब आप उस समाज की, उस लोक की बात करेंगे तो वो चरित्र भी आएंगे। और ये चरित्र इसमें ओसी के रूप में जमुना और जो नाम बाकी आप घोटू आप गिना रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से इसलिए क्योंकि उनके बगैर, पशुओं के बगैर मनुष्यों का जीवन संभव नहीं, और मनुष्यों के बगैर उन पशुओं का जीवन संभव नहीं। इसलिए ये गहरा अंतर संबंध है और इसी वजह से ये चरित्र इन कहानियों में भी आए। मुकेश नौटियाल जी, एक और सवाल जो मेरा था आपसे कि बाल साहित्य में यूं तो बहुत कुछ पहले लिखा जा चुका है और अमूमन जो है बड़े लोग जो है बाल साहित्य लिखते हैं, तो कितना कारगर है? अगर आप लगातार 32 सालों से जो है लगातार बाल साहित्य पर काम कर रहे हैं, तो एक क्या विजन बाल साहित्य के लिए चाहिए? क्या
जो कहानियां जो आज के साहित्यकार लिख रहे हैं वो कितनी बात सुलभ है, बच्चों को कितनी समझ में आ रही है, उनके लिए क्या एक अलग मनोवैज्ञानिक पैटर्न की जरूरत होती है बाल साहित्य, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रवि, ये हम सभी का सौभाग्य है कि मैंने जैसे पहले भी अपने बातचीत में कहा था कि हमारे बीच में दो इसके बड़े प्रखर समझदार जो बाकायदा इस पर रिसर्च करते हैं, रूम से जोशी मैडम है और स्वाति मैडम है एनबीटी से। तो इन दोनों संस्थाओं का बाल साहित्य पर बड़ा गहरा काम है और इनके ही मंचों पर हमको ये तहजीब समझ में आई कि बच्चों के लिए जब आप लिख रहे होते हैं तो हमारे यहाँ कई बार कहते हैं कि आपको बच्चा बन जाना होता है, वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों के बीच रहना होता है और मैंने जो बाल साहित्य अभी तक जितना लिखा है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा है कि मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य हूँ। हमारा बहुत बड़ा परिवार, 23 मेंबर, कुल 23 सदस्य हमारे परिवार में। तो स्वाभाविक रूप से हर 2-3 साल में एक छोटा बच्चा भी आ जाता है, फिर उस बच्चे को देखेगा कौन, तो उन सबका एक तरह से अभिभावक मैं ही रहा। तो एक बच्चे को जब आप धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं, मेरा अपना भतीजा अन्ना, वो जब घर में आया तो उसी पर मेरी 14 बाल कहानियां, जिनमें स्कूल में अन्ना बहुत चर्चित कहानी है, जिसको स्वाति मैडम नेशनल बुक ट्रस्ट ने ही 2003 में उस साल की सर्वश्रेष्ठ बाल कहानी घोषित किया था। तो ये होता क्या, लेकिन एक हिंदी पट्टी में हमारे बीच जितेंद्र ठाकुर हैं मौजूद, मैं बहुत निष्पक्षता के साथ ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी में बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़े जो स्थापित लेखक हैं वो बच्चों के लिए बहुत कम लिखते हैं, अमूमन नहीं लिखते हैं। जबकि बंगला में ये स्थिति नहीं है। बंगाल में तो ये परंपरा है कि जब तक आपने बच्चों के लिए नहीं लिखा तब तक वो आपको लेखक ही नहीं मानते, चाहे आप कितने भी बड़े लेखक। यही कारण है कि गुरुदेव टैगोर से लेकर आज सुनील गंगोपाध्याय तक अगर आप जाएंगे तो अनिवार्य रूप से सभी लोगों ने बच्चों के लिए लिखा है। आसामी में बच्चों के लिए खूब लिखा जाता है और अंग्रेजी में तो सबसे बड़ा, हमारे समय की जो सबसे बड़ी सीरीज है हैरी पॉटर सीरीज, वो बाल साहित्य ही तो है और हम सब पढ़ रहे हैं, बड़े घमंड के साथ पढ़ रहे हैं। तो अब इसके पीछे ये तो बहुत बड़ी मीमांसा है कि क्यों नहीं लिखा जाता है। हमारे जो स्थापित साहित्यकार कहते हैं कि बच्चों के लिए लिखेंगे तो हम बच्चे बन जाएंगे, तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये दूसरी तरह का विमर्श है। लेकिन बहरहाल मैंने जो बाल साहित्य लिखा है वो पहले अपने बच्चों को, घर के बच्चों को सुनाया, उन्हीं से ये प्रतिक्रिया ली कि उनको कौन कहानी पसंद आ रही है, कौन से पात्र पसंद आ रहे हैं। जहां मुझे लगा बच्चों ने रिसीव किया कि ठीक है, ये इसका ये एंड ठीक है, इसका अंत ऐसे होना चाहिए, जैसे बच्चों ने कहा उसी हिसाब से मैंने उसका प्लॉट डेवलप किया और वो एक ठीक ठाक कहानी बन गई जो पढ़ी जा रही है। और इसी बात पर मुझे सुशील शुक्ल जी की एक बात याद आती है। बाल साहित्य पर जो है एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो है सुशील शुक्ल जी के साथ किया, उसमें बहुत अच्छी बात कही कि जब हम बाल साहित्य लिखते हैं अक्सर हमें ये भ्रम होता है कि हमें बच्चा हो जाना चाहिए। उन्होंने से बहुत बेहतरीन बात कही कि एक्चुअल में हमें बच्चा हो जाने के बजाय ये मानना जरूरी है कि बच्चे भी बड़े जितना सोच सकते हैं। क्या बात। तो इस लिहाज से हमें जो है बाल साहित्य लिखना चाहिए। मुझे पता नहीं ये एक साहित्य विमर्श का विषय हो सकता है कि कितना सही कितना गलत है। एक यहाँ पर एक बात जो उठी थी कि जो है मैं बड़े समय से जो हम मुकेश जी की कहानियां ढूंढ रहे थे, हमें मिली नहीं और आज हमें मिली और हमें मिल गई। तो मुझे लगता है कि साहित्य, विशेषकर जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो ये हमें मांग कर क्यों पढ़ना है साहित्य। अगर शांति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि नौटियाल जी का दूसरा संस्करण इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो बिक रहे हैं, इसलिए और भी चीजें। मुझे लगता है साहित्य का एक आर्थिक पक्ष भी है, अगर वो ज्यादा बिकेगा मुझे लगता है उसकी रीच जो है ज्यादा अच्छी है। आप सभी से निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर खरीदें, अपने खुद पढ़ें, अपने आसपास के बच्चों को जरूर पढ़ें। अब क्योंकि तो पाठ की समीक्षा एक चीज है, हर पाठक का अपने एक परिवेश होता है, उसके अपने जो अनुभव होते हैं वो उसके कहीं ना कहीं पठन पाठन को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक वास्तविक समीक्षा के लिए मैं जितेंद्र ठाकुर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। जितेंद्र ठाकुर जी से मेरा निवेदन होगा कि मुकेश नौटियाल जी की इस किताब की आलोचना, समालोचना, समीक्षा जो भी आप करें और अधिक निर्मम तरीके से करें ताकि और बेहतर कहानियां जो है हमारे बीच मुकेश नौटियाल जी द्वारा जी हैं। एक बार जोरदार तालियां जितेंद्र ठाकुर जी।
धात के आयोजकों का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे याद किया, यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ बैठे सभी लोगों को सादर नमन। मैं ना समीक्षक हूँ ना आलोचक हूँ, मैं सिर्फ लेखक हूँ, इसलिए समीक्षा या आलोचना की मुझसे उम्मीद करना बेकार है, बेमानी है। मैं जो महसूस करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं जो बात करूंगा, मैंने इसकी सारी कहानियां 10 साल पहले भी पढ़ी थी और आज दोबारा पढ़कर आया हूँ, मगर इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है इस पुस्तक की भूमिका, अपनी बात जो इन्होंने लिखी है और आप में से किसी ने पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि कहानियां पढ़ते हैं, भूमिका में क्या कहना चाह रहा है लेखक, उस पे आप लोगों का ध्यान कम रहता है। बहरहाल, तो भूत प्रेतों की बात हो रही थी तो एक बात याद आई। एक बार मैं गया हुआ था ऊपर पहाड़ों में, तो अचानक जो बच्चे खेल रहे थे उनकी माएँ उनको अंदर बुलाने लगी, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। वो आ गया, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा कौन आ गया? कोई नहीं था आसपास, कुछ नहीं। तो पूछा तो पता चला कि वो जो भेड़े बकरवाल जो मर जाते हैं पहाड़ों पर, वो फेरा डालते हैं। मैंने कहा ये आपको कैसे पता लगा फेरा डाला? तो वो कहते हैं वो गंध हवा में आती है, तो आसपास कहीं डेरा डाला हुआ होगा बकरवालों ने, उनकी भेड़ें होंगी, उसकी हवा बहकर आई तो वो गंध आई, तो वो ये मानते हैं कि वो बकरवाल जो है अपनी भेड़ों के साथ जो मर गए हैं तो वो फेरा डाल रहे हैं। तो इस तरीके की भ्रांतियां, इस तरीके के भ्रम, इस तरीके की सब चीजें हमेशा रहती हैं हमारे बीच में। और ये सिर्फ आप कहें कि पहाड़ों में ही है, ऐसा नहीं है, ये सब हर जगह जहां पर भी मनुष्य है इस तरीके की चीजें हैं। बहरहाल, इस पुस्तक के पुनर्प्रकाशन के लिए भाई नौटियाल जी आपको बहुत 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 बधाई। और आपकी कहानियां सचमुच बहुत अच्छी हैं और बाल मन की कहानियां हैं। बाल मन की कहानियां इसलिए कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं वो बच्चे समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसे बाल मन की कह रहा हूं। और पर्वतीय परिवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली कहानियां हैं। और अपनी बात में से मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो आप कर रहे थे और वो बीच में रह गई। आपने लिखा है, हमारे हिंदी साहित्य जगत में बड़े और स्थापित साहित्यकारों द्वारा नवोदित पीढ़ी के लिए लिखने की परंपरा नहीं है या बहुत कम रही है। इसके ठीक उलट यूरोपीय देशों में बच्चों और किशोरों के लिए लिखना साहित्यकार बड़ी चुनौती समझते रहे हैं और इसे स्वीकार भी करते रहे। तो मैंने इस बात पर जब सोचा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो सामाजिक परिवेश है हमारा और यूरोपीय देशों का, उसमें अंतर है। जो विसंगतियां, जो विषमताएं हमारे सामाजिक परिवेश में है वो बहुत कम होंगी, अगर होंगी भी तो यूरोपीय सामाजिक परिवेश में। जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा लेखक सीधा उन विसंगतियों और उन विषमताओं की तरफ खींचता है या उनका शिकार हो जाता है। अगर वो उनकी तरफ खींचता है तो वो वैसी कहानियां लिखने लग पड़ता है, विसंगतियों की, विकृतियों की, विद्रूपता समाज की दिखाने लगता है। और अगर वो उनका शिकार हो जाता है तो जो एक कोमलता उसके भीतर बची रहनी चाहिए आप जैसी कहानियां रचने के लिए, वो कोमलता नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब वो अपने भीतर कोमलता नहीं बचा पाता तो वो लिखेगा कैसे? तो वो उन विकृतियों का, उन विसंगतियों का, सामाजिक विद्रूप का शिकार हो गया तो फिर वो कोमलता नहीं बची। कोमलता नहीं बची तो फिर कहानी में कोमलता कैसे आएगी? फिर वो बाल कहानी कैसे लिखे? दूसरी चीज आपने बहुत ही सुंदर लिखी है, हिंदी पट्टी में बच्चों के लिए स्थापित साहित्यकार क्यों नहीं लिखते, ये वही बात बता सकते हैं। लेकिन मेरे अंतस में ये बात गहरे तक जमी है कि बच्चों, किशोरों और नए पाठकों के लिए लिखना सबसे मुश्किल काम है। इनके लिए लिखते हुए आपको उसी आयु वर्ग की स्थिति में जाकर तथ्यों, दृश्यों और कल्पनाओं को समझना पड़ता है
बड़ा बनकर आप छोटों के लिए नहीं लिख सकते। मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री करता हूँ आपकी बात से कि देखिए बच्चा हर रोज ग्रो होता है। छोटे से बच्चे को आप पूछें कुछ महीने पहले की बात करके कि अरे तब तुमने ऐसा किया था, तो वो फौरन जवाब देगा हाँ तब तो मैं छोटा था। छोटा वो अब भी है, मगर वो कहेगा तब तो मैं छोटा था। और हर बच्चा सोचता है कि मैंने जो कल किया अगर मैं आज करता तो कल से बेहतर कर सकता था, क्योंकि आज मैं बड़ा हो गया। तो इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके की अनुभूति अगर आप लोगों के मन में है तो आप बाल साहित्य रच सकते हैं, नहीं तो नहीं रच सकते। बाल साहित्य लिखना निश्चित रूप से जो बड़ों का साहित्य है वो लिखने से ज्यादा कठिन है। और इसमें फतवेबाजी आप जितनी कर लें कि बच्चे नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, या सुशील शुक्ल जी ने ये कह दिया या वो कह दिया, बाल साहित्य अंतस से फूट कर निकलता है। आप बाल गीत पढ़िए, कई बाल गीत हैं ऐसे जो एकदम कवि के हृदय से निकलेंगे और आपके हृदय को स्पर्श करेंगे। और कई आपको बाल गीत ऐसे लगेंगे कि उनको पढ़ते हुए ही आपको पता लग जाएगा कि ये जबरन घड़े गए बाल गीत, ये जबरन घड़ी गई कहानियां हैं। तो ऐसी कहानियों का कोई अर्थ नहीं होता। मैं यहाँ पर हुआ था, सुशील शुक्ल जी आए थे, मैंने देखा था, और मैं मतलब क्या कहूँ, शायद अनुचित होगा, मगर वहां जितनी कहानियां पढ़ी गई थी उनमें से एक भी बाल कहानी नहीं थी, और वो बाल कहानी के नाम पे पढ़ी गई थी। और उसमें जो सुशील शुक्ल जी की असिस्टेंट थी, उन्होंने जो कहानी पढ़ी थी वो बिल्कुल फिल्मी कहानी थी। तो इस तरीके से फतवे देकर, बैनर लगाकर आप बाल साहित्यकार होने या बाल साहित्य में क्रांति करने की बात करें तो ये अनुचित है। पहले समझिए बाल मन को। अगर उस स्तर तक आप नहीं पहुंच सकते तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बाल साहित्य लिखें। एक दूसरी चीज मुझे लगती है कि कुछ ऐसा भी हुआ कि बाल साहित्य तो पढ़ा गया मगर बाल लेखकों को, बाल साहित्य के लेखकों को रेखांकित, अंडरलाइन कम किया गया। इससे भी लोग बाल साहित्य के लेखन से थोड़ा सा दूर रहे कि उन्होंने कहा बाल साहित्य में हमें प्रसिद्धि नहीं मिलेगी और बड़ों का लेखन करेंगे तो हमें प्रसिद्धि जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें नाम भी रेखांकित हो जाते हैं। बाल साहित्य में देवसरे जी हुए या ऐसे नाम जरूर कुछ रेखांकित हुए, पर जो एक बड़ी परंपरा, क्षमा शर्मा जी तो खैर संपादक ही थी, उन्होंने वो किया, तो ये एक बड़ी, जबकि हमारे पास तो राजा भैया, चंदा मामा, पराग, नंदन, चंपक, कैसी कैसी पत्रिकाएं हिंदी में रही हैं। राजा भैया जिन्होंने पढ़ा है, आप हैरी पॉटर की बात कर रहे हैं, राजा भैया के शुरुआती अंक देखिए आप, आपको पता लगेगा कि हैरी पॉटर की जो कल्पना आज इंग्लिश में होकर हमारे सामने आ रही है वो हमारे हिंदी में कहीं पहले हो चुकी है, मगर हम उन चीजों को विस्मृत करते हैं। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हम 2म दर्जे के लेखक हैं, और अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो हम प्रथम दर्जे के लेखक हो गए। ये एक बड़ी विचित्र सी बात है। एक बार मैं प्रसंगवश ये बात कह रहा हूँ कि मेरी एक कहानी आईसीएसई बोर्ड में लगी, तो एक उन्होंने मुझसे कहा, एक अध्यापक ने, कि अरे सर आपने ये क्या कहानी मतलब लगाई है, ये गांव की कहानी है और हमारे यहाँ तो मध्य एशिया से बच्चे आते हैं और वो कैसे समझेंगे इसको। तो मैंने कहा भैया वो तो रस्किन बॉन्ड भी लिखते हैं गांव की कहानी, वो कैसे समझ जाएंगे वो। तो इस तरीके की मानसिकता के साथ हिंदी लेखक जो बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप क्या मानेंगे कि वो बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, जो खुद हीन भावना के शिकार हैं कि मध्य एशिया से आने वाला बच्चा हमारी हिंदी कहानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, मगर रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी को स्वीकार कर लेगा, तो वो क्या संस्कार दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी हमारे यहाँ विचित्र सी बात है, और बच्चों को एक निर्धारित प्रारूप में दे दिया जाता है कि इस कहानी की अगर व्याख्या करनी है तो उसकी व्याख्या यही है। बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता
कि आप इस कहानी को पढ़कर अपने हिसाब से व्याख्या करें, जिससे उसकी रुचि पैदा हो। तो क्या नतीजा आता है? बच्चा रटता है, लिखता है और भूल जाता है। आप सिर्फ सहायता कीजिए, बच्चे को व्याख्या अपने आप करने दीजिए। बच्चा अपने आप निर्धारित करेगा कि ये कहानी, इसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। मगर आप धीरे 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 अपनी हीन भावनाएं बच्चों पे डालकर बच्चों को हिंदी साहित्य से दूर करते चले जा रहे हैं। और अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों का चलन हो गया है, जहां आप हिंदी में 10 गलती कर दें तो 1 नंबर कटता है, इंग्लिश में 1 गलती करें तो 10 नंबर कटते हैं। तो बच्चों का सारा ध्यान इंग्लिश की तरफ रहता है, हिंदी की तरफ बिल्कुल मन उचटता जा रहा है। ये हिंदी के बाल साहित्य की बड़ी विडंबना है और इसको किसी न किसी तरीके से, जैसे एनबीटी की अभी बात हो रही है, एनबीटी का तो बहुत बड़ा काम है बाल साहित्य के ऊपर, तो ये वहीं से, और जैसे पटियाला हाउस वालों का, प्रकाशन विभाग का बहुत बड़ा काम है, मगर वो चीजें बहुत ज्यादा स्टॉल पर दिखाई नहीं देती। बच्चे अगर लेना चाहें तो कोई पुस्तक मेला लगा होगा तो वहां से ले सकते हैं, और नहीं तो बच्चों को आप चले जाएं तो वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं बहुत ज्यादा, जो बच्चा आकर्षित होकर खरीदे। बहरहाल आगे कहते हैं हमारे नौटियाल जी, वस्तुतः स्थापित साहित्यकारों, संपादकों और समीक्षकों ने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया कि पढ़ने को टारगेट किया जाए। ये जो बात मैं कह रहा हूं, कभी इस बात का सही बात है कि कभी इस बात की तरफ विचार ही नहीं किया गया कि हमने लिखा, छपवाया, डंप हो गया, दिमाग खा गई, खत्म। हमारा लिखा हुआ पाठक तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हम विचार नहीं किया कि पढ़ने को टारगेट किया जाए। इसके लिए जो सरलता और सहजता साहित्य में होनी चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं दिखती। निश्चित रूप से ये सरलता और सहजता ही हमें पाठक तक पहुंचाती है, और पाठक तक पहुंचने के लिए जितना प्रयास लेखक को करना होता है उतना ही प्रयास उसके प्रकाशक को भी करना होता है। अगर प्रकाशक सिर्फ और सिर्फ सरकारी खरीद पर आश्रित है तो फिर वो किताबें कहाँ जाती हैं इसका पता नहीं चलता। भले ही हम इस बात पे कितना इतराते रहे कि अरे साहब फलाने ने हमारी किताब छापी थी या फलाने प्रकाशक ने हमारी किताब छापी थी और उसके इतने संस्करण आए, मगर वो है कहाँ, कितने लोगों ने पढ़े, महत्वपूर्ण ये है। आगे लिखते हैं हमारे नौटियाल जी, हिंदी पट्टी में लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए जरूरी है कि नौनिहालों में नए संस्कार विकसित किए जाएं। साहित्य में सघनता, क्लिष्टता, दार्शनिकता, मनोवैज्ञानिकता और इनकलाबी प्रयोजन की बातें बेशक स्थापित मंचों पर बड़े विमर्श का विषय बनती हों, लेकिन इन शास्त्रीय तत्वों से नए पाठकों को पढ़ने के लिए ललचाया नहीं जा सकता। पाठकों को ललचाने के लिए सहजता की जरूरत है, एक पुल की जरूरत है। आप अपने गर्व में, अपने घमंड में भले ही कहें कि जो हमने कुंठाएं अपनी उड़ेली हैं साहित्य में, वो साहित्य की, वो समय के भाल पर शिलालेख से अंकित हो गई हैं, तो वो हमारी कुंठाएं हमारे भीतर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय साहित्य में आने के। साहित्य ऐसा होना चाहिए कि हमारे दिल से निकले तो दूसरे के दिल को छुए, तब वो साहित्य साहित्य होता है। और दूसरा तीसरे को कहता है, तीसरा चौथे को कहता है कि भाई वो फलानी चीज आपने पढ़ी। पर आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसे साहित्य की रचना दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। आगे है साहित्य के बहुत अच्छी चीज है नौटियाल जी, साहित्य के वातानुकूलित बौद्धिक कक्षों से अगर चीजों को आम पाठक तक न लाया गया तो स्वाभाविक रूप से बाजारू साहित्य अथवा अनुदित सामग्री का महत्व बढ़ेगा। खैर, अनुदित सामग्री का महत्व बढ़ना तो गलत नहीं है, वो दूसरे परिवेश को हम समझते हैं, मगर बाजारू साहित्य का महत्व बढ़ना निश्चित रूप से
जो गंभीर साहित्य है उसके लिए एक खतरा है। इस दिशा में कहीं कोई ठोस पहल हो रही हो ऐसा नजर नहीं आता, निश्चित रूप से ऐसा नजर नहीं आता। साहित्य संरक्षण के लिए बनाई गई तमाम सरकारी संस्थाओं पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनके लिए ये समूची कवायद केवल बौद्धिक विलास का जरिया है। ऐसे में लोक से निकलकर बातें जमीन पर उतरे भी तो कैसे। इसे एक बार फिर पढ़िएगा आप लोग। मैंने तो जो मेरी समझ में आया मैंने कहा, पढ़ा, मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि साहित्य को फैशन की तरह न लीजिए, दिनचर्या की तरह लीजिए। ये नहीं कि किसी सोसाइटी में, किसी किट्टी पार्टी में या किसी जगह हमने बैठना है तो एक बार ड्रॉप करना है ये वाक्य कि अरे भाई वो लिटरेरी फेस्ट था, जरा वहां चले गए थे। तो ये जो इस तरह फैशन की तरह साहित्य को अगर आप लेंगे तो ना आप साहित्य का कोई भला कर पाएंगे और न साहित्य की मूल आत्मा को आप छू पाएंगे, न साहित्य से जुड़ पाएंगे। अगर साहित्य को आपने पढ़ना है, साहित्य को समझना है, तो बुक स्टॉलों पे जाइए, वहां से ढूंढ कर किताबें लीजिए और तब उनको पढ़िए और तय कीजिए कि जो चयन किया आपने किताब का वो ठीक था या नहीं था, और अगली किताब का जो आपने चयन करना है वो कैसा करना है। अब एक अंतिम वाक्य के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अभी मेरे एक दोस्त हैं राजेंद्र गुप्ता जी, तो वहीं पर शायद आप ही की इसी पुस्तक का वो था या क्या था, उन्होंने कहा था किताबों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो जो 50 रुपए की किताब थी वो कभी 500 रुपए की मिल रही है। निश्चित रूप से किताबों के दाम बढ़े हैं और प्रकाशक क्योंकि कमीशन बहुत देता है इसलिए वो 50% तक कमीशन देता है वो अपनी सरकारी खरीद करवाने के लिए, इसलिए वो किताबों के दाम को 50% बढ़ा के रखता है। मगर इसके बावजूद एक चीज सोचिए कि जब हम नौकरी पे लगे थे तब हमारी तनख्वाह 800 रुपए थी, आज हमारी तनख्वाह 80,000 रुपए है और हम किताब 50 की 500 हो गई तो हमें उससे शिकायत है। तो ये किताब न पढ़ने की प्रवृत्ति का बहाना है। किताब खरीद कर पढ़िए, जब तक आप किताब मांग कर पढ़ते रहेंगे प्रकाशकों की मोनोपोली बनी रहेगी, वो अपने आप को सरकारी खरीद पे आश्रित करते रहेंगे और जिसका नतीजा ये होगा कि आम पाठक से पुस्तक कटती चली जाएगी और आने वाला भविष्य साहित्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बार फिर नौटियाल जी को बहुत सारी बधाइयों के साथ और एक शिकायत के साथ कि नौटियाल जी अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। ये दोहराव पीछे का बहुत अच्छा है मगर कुछ नया भी हो, सब आपकी तरफ देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिखे को प्यार करते हैं, आपका लिखा पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये उदासीनता क्यों। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो नौटियाल जी के नए कथा संग्रह के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र ठाकुर जी, आपने भूमिका पढ़कर के ये आपने समझाया कि आखिर क्यों कोई किताब लिखी जाए, इससे क्या मंतव्य हैं, और आपने एक बहुत अच्छी बात करी। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि मुकेश नौटियाल जी की आगे की क्या साहित्य यात्रा रहने वाली, आपके क्या भविष्य के प्लान्स हैं। और मतलब मैं तो दूसरी बात कहूँगा कि आपका तीसरा संस्करण भी छपे, लेकिन साथ में 3 और नई किताबें भी हैं। पहले आप रवि, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे लेखन यात्रा में ऐसे वरिष्ठ लोगों का बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे अभी जितेंद्र ठाकुर जी एक तरह से मुझे उद्वेलित कर रहे थे कि कुछ नया आना चाहिए, तो मैं उनको भी और आपको भी और तमाम अपने मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार लिख रहा हूँ। ये जरूर है कि कहानियां प्रकाशित कम हो रही हैं,
लेकिन इस दरमियान मैंने काफी कुछ कहानियां लिखी हैं, उनमें से कुछ कहानियां ऐसी बन भी गई है जिनसे मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि वो ठीक ठाक बनी है। जल्दी ही वो इधर उधर भी आपको प्रकाशित मिलेंगी और पुस्तक आकार में भी मुझे उम्मीद है कि 2022 में मेरा एक संकलन आना चाहिए। तो ये जरूर है कि किताबों में, अखबारों में कहानियां कम नजर आ रही हूँ, लेकिन मैं लगातार लिख रहा हूँ और निरंतर पढ़ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा जितेंद्र ठाकुर जी की तरफ से ये आना कि कुछ नया होना चाहिए, ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है और इंशाअल्लाह मैं इसको पूरा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नौटियाल जी। और अब जो इस पूरे सृजन संवाद की ये कवायद है मुकेश नौटियाल जी के बहाने, वो ये है कि जो एक अच्छा साहित्य बड़े मास के पास जाना चाहिए, उसकी पाठकीयता बनी रहनी चाहिए, उसकी जो समाजीन जो उपयोगिता है वो बनी रहनी चाहिए। जैसे कई सारे चेहरे जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम डिजाइन करते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे धात के इसी प्रांगण में लगभग 3 कार्यक्रम हम एक साथ चला रहे हैं, बल्कि 4 शायद हम चला रहे हैं। एक धात प्रकाशन के बहाने हम नौटियाल जी से बात कर रहे हैं, सृजन संवाद साहित्य एकांश का एक झंडा है, हम उसको भी यहाँ थामे बैठे हैं। पीछे हमारे आप किशन जी से मिलेंगे तो आपको पहाड़ी उत्पादों की जो है आपको वहाँ पे उपलब्धता मिलेगी। साथ में हमारा जो चौथा कार्यक्रम है कलयुग, जिसके निमित्त आज हम यहाँ इस कार्यक्रम को बनाए, तो लगातार हम ऐसे कार्यक्रमों को बना रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम के जो हमारे इंजीनियर हैं, तन्मय मंगाई जी को मैं मंच पर चाहूंगा कि वो आए और 2 शब्द यहाँ के कार्यक्रम के बारे में बोले। आज साहित्य का NIVS में भी हो रहा है, कभी सब जी तो आप नवानी जी नवानी जी बेसिकली हमारे धात के जो है ना सेंट्रल फव्वारे हैं, उनकी बूंदें जो है बहुत जगह जगह फैल रही है। सबको नमस्कार और बहुत बहुत आभार। स्मृति वन देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और लेकिन हर बार हर महीने जब चौथे रविवार को हम पहाड़ के भोजन पर आधारित आयोजन कलयुग का आमंत्रण देते हैं, तो एक चुनौती रहती है कि इसमें कितने लोग शामिल होंगे। और हमने इस चुनौती को कबूला है। हम चाहते हैं कि धात जिन उद्देश्यों के निमित्त खड़ी हुई है, पहाड़ की भाषा, संस्कृति, भोजन, साहित्य और वो तमाम चीजें, उनको लेकर के समाज को लगातार आवाज दी जाए, उनको बुलाया जाए अलग अलग उद्देश्यों से। और आज एक ऐसा उद्देश्य हमारे कलयुग के साथ जुड़ा, वो था सृजन संवाद का आयोजन। सृजन संवाद को हम पिछले 7-8 वर्षों से अलग अलग कथाकारों के साथ, कवियों के साथ करते रहे, और आज इसके मेहमान मेरे मित्र मुकेश नौटियाल हैं, जिनके साथ हम रोज बैठते हैं, रोज बातचीत करते हैं और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करते हैं। तो इस आयोजना को करने के बाबत जब मैंने मुकेश जी से बातचीत करी, तो हम लोगों ने तय किया था कि हम एक साहित्यिक आयोजन नहीं करने वाले आज के तारीख में। हमारा आयोजन ऐसा आयोजन है जिसमें आम समाज के लोग जो सामान्य रूप से साहित्य नहीं भी पढ़ते हैं वो उसमें शामिल हो, क्योंकि चुनौती ये है, नहीं तो ये रहा है कि एक खास सर्किल है जो साहित्य पढ़ता है, जो लिखता है, और देहरादून के सभी आयोजन लगभग उन्हीं लोगों के बीच में घटित होते हैं। इससे जो साहित्य का हम जो चुनौती मानते हैं, जो आम समाज से कनेक्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो आम समाज से उसका संबंध स्थापित होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। तो आज के आयोजन का आधार हमने इसलिए कलयुग को भी रखा। हमारे बहुत सारे कलयुग के साथी जो हर महीने यहाँ पर आते हैं वो भी साहित्यिक चर्चा में शामिल हुए। उसके अलावा बच्चे भी आए। हमारी इच्छा NSS के बच्चों को बुलाने की भी थी, लेकिन वो आज कुछ और कारणों से व्यस्त हैं। बहरहाल ये आज का आयोजन के लिए मुकेश भाई को बधाई। और आज के आयोजन का जो आधार है वो हमारा एक कार्यक्रम चलता है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कोना कक्षा। कोना कक्षा कैसा आयोजन है जिसमें हम उत्तराखंड के उन सभी स्कूलों में कुछ अच्छा साहित्य भिजवाना चाहते हैं जिन तक उन अच्छे साहित्य की पहुंच, अच्छी किताबों की पहुंच नहीं। और इसका आधार हमने किसी NGO या सरकार को या बड़ी फंडिंग को नहीं बनाया, हमने दरअसल में संवाद को संवेदनशील बनाया और हर व्यक्ति से कहा है कि वो अपने हर महीने का 100 रुपए निकाल करके दे और किसी स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए जिसकी कीमत वार्षिक 1200 रुपए मात्र है। और इस तरह से हमने उत्तराखंड के सभी स्कूलों का संरक्षक समाज को बनाने की एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें अब तक 500 स्कूलों के पक्ष में 500 लोग खड़े हो गए और वो उन स्कूलों में लाइब्रेरी चला रहे। हर आदमी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है, हर आदमी की एक संवेदनशीलता होती है। मेरे घर के पास का स्कूल यार ये बहुत खराब सा दिख रहा है,
हमने उसको बताया कि नहीं आप इससे जुड़िए, सबसे पहला प्रयास कीजिए, वहाँ एक छोटा सा कॉर्नर बनाइए और वहाँ कुछ किताबें रखिए। और जब हमने उस अभियान को 2018 में शुरू किया था और 28-30 स्कूलों का शुरू किया था, उस अभियान के जो शुरुआती साथी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव पांथरी जी जो कोनाशा के अभी सचिव हैं, प्रभाकर देवरानी जी हैं, मेरी पत्नी मनीषा है। तो इन सबके साथ हम लोगों ने शुरू किया और आज जबकि बीच में 2 वर्ष कोरोना के रहे और हम कोई भी बड़ी गतिविधि नहीं कर पाए, इसके बावजूद हम आज 500 स्कूलों में पिथौरागढ़ से लेकर के चमोली के जो देवाल थाल है, एक सबसे दूरस्थ इलाका, नीतीमाणा का इलाका भी है, वहाँ तक के स्कूलों में हमारे लोग, समाज के लोग आगे आए और उन्होंने अपने गाँव में छोटे-छोटे किताबों के कोने बनाए। मुकेश जी की किताब को इस कोने के विषय से जोड़ने का आशय हमारा ये है। आज से हम एक इसमें ये प्रयोजन शुरू कर रहे हैं कि जितनी किताबें हम वर्ष भर में लगभग 40 किताबें भेजते हैं, चंपक, नंदन और अलग-अलग तरह की पुस्तकें, जिनको हम देश के बड़े-बड़े पब्लिशर से खरीदते हैं, एनवीटी, एकतारा, एकलव्य। तो हमने तय किया है कि अब उसमें से एक निश्चित प्रतिशत स्थान उत्तराखंड के स्थानीय साहित्यकारों की किताबों का भी दिया जाए। और इसमें हमने ये तय किया है कि वो जिन बच्चों के लिए लिखा जाना है, उनके लिए हम उनसे अपील करें कि वो उन बच्चों को एड्रेस करते हुए किताबें लिखें और हम जो कोनाशा की जो टीम है वो चयन करें और कुछ इस तरह की किताबें भेजें। उसका पहला चरण पिछले महीने हमने रूम टू रीड की तरफ से उन्होंने कुछ बाल कहानियों के 4 भाषाओं में संस्करण निकाले हैं, गढ़वाली, मोहनी, जौनसारी और हिंदी, वो भेज रहे हैं। हम लोगों ने एक गढ़वाली कविताओं की किताब, गढ़वाली, मोहनी, जौनसारी कविताओं की किताब निकाली थी, वो भेज रहे हैं। तो आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग स्थानीय लेवल पर जो लिखते हैं, उनको कह सकें, उनको बुला सकें और उनके मार्फत उन बच्चों तक पहुँच सके, जिन बच्चों को उत्तराखंड का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बताया जाना बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ की नैतिक ज़िम्मेदारी इसको लेते हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। पहली किताब मुकेश जी की आई है, किताब तो ये 8 वर्ष पहले आई थी और जब हम ढूँढ रहे थे किताबें तो हमें सर्वाधिक उपयुक्त ये किताब लगी। हमको लगा कि ये उन बच्चों के पास जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किताब है। तो पहली बात तो इस आयोजन में आप आए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन आज 2 घटनाएँ विशेष है इस वर्ष। पिछले महीने में 21 फरवरी को आयोजन किया था मातृभाषा का, तो उस दिन हमने डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जो पहली धात की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और हरेला जो कैंपेन उत्तराखंड में हम लोगों ने खड़ा किया, जो आज राजकीय अवकाश भी है, उसमें माधुरी बर्थवाल जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनको पद्मश्री मिला, तो हमको लगा ये मानो पद्मश्री धात को मिला है, कहीं इसके साथी को मिला है, तो उनको हमने सम्मानित किया 21 फरवरी को। और आज कल ही घोषणा हुई कि हमारे जो कोनाशा के केंद्रीय सचिव हैं राजीव पांथरी जी, उनको शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है प्रदेश की तरफ से, तो उनको बहुत-बहुत बधाई। और उनको पुरस्कार मिलना लगभग वैसा ही है जैसे हमको इस गर्व की फीलिंग हो रही है। हमको लगता है कि ये पुरस्कार हम सब लोगों को मिला है जो इतने लंबे साथी हैं। पांथरी जी यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गलजवाड़ी में वहाँ के शिक्षक हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। पूरे कोरोना काल में जब लोग घरों में बैठे थे, उन्होंने घरों में बच्चों को जा कर के पढ़ाया है। हमेशा अपने विद्यालय समय से अतिरिक्त 3 घंटा दे करके वहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो उनके जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, दमयंती रावत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं। लेकिन इस वर्ष उनको शैलेश मटियानी पुरस्कार मिल करके प्रदेश सरकार ने सबने पहचाना, तो हमारी तरफ से उनको बधाई। और हम बधाई स्वरूप आज चूंकि कलयुग का आयोजन है, तो हम एक छोटी सी फंची उन्हें भेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पांथरी जी से निवेदन की मंच पर आए और किशन जी जो फंची के संयोजक है और मंजू काला जी जो वो शानदार भोजन जो आपके दाईं तरफ खड़ा है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा ये फंची भेंट करेंगे पांथरी जी को, और सब लोग उनके लिए ताली बजा करके उनका बहुत-बहुत उनकी मेहनत को, उनकी निष्ठा को, उनके समर्पण को धन्यवाद दें कि वो एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, नए बच्चों तक अच्छा संदेश लेके जा रहे हैं। तो पांथरी जी प्लीज। वैसे वीडियो भी बन रहा है, तालियों की आवाज भी आएगी तो अच्छा लगेगा। स्मृति वन की हमारी साथी हैं पुष्पलता उंगाई, पुष्प भेंट करना चाह रही पांथरी जी को। मैं चाहूंगा कि वो आए और उनको पुष्प भेंट करें। वो भी शिक्षिका रही हैं डाइट में, उनका बड़ा मन रहता है धात के हर कार्यक्रम में आने का। और बड़ा आपको बहुत बहुत बधाई। आज बहुत दिक्कत है, मैं कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आपको धन्यवाद।
और पांडरी स्थान ग्रहण करेंगे। मैं एक्चुअली शब्द बोलने के लिए इसलिए क्योंकि हमारा भोजन का समय है, 2-1.5 घंटे का हमारा डिजायर्ड समय था, थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो उसको वाइंड अप करेंगे। और अंत में जो हमारे सभी लोगों को आए हुए उनको धन्यवाद। नंदलाल शर्मा जी मेरे LIC के साथी हैं, नौटियाल जी, और हम सब साथ बैठते हैं रोज। उनका पूरा परिवार इस अवसर पर शामिल हुआ है। उनके बच्चों ने कहानियां सुनी। मेरा बेटा तो कहानी सुन के बोल रहा था कि पापा सारी कहानी सुनाई थी, किताब को पढ़ने की जरूरत क्या है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सारी नहीं हुई, 10 कहानी बची हुई है। तो बच्चे भी शामिल हुए, उनकी छोटी छोटी जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। ऐसे कई रास्तों से हम लोगों ने भी रास्ता बनाया। मुकेश नौटियाल जी के परिवार पूरा है, उनका आभार। मेरे चाचा जी हरीश नेलवाल जी जो हमारे गांव से है, वो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना है, तो वो भी आए हैं, शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। जितेंद्र ठाकुर जी का तो विशेष आभार है ही, वो हमारे हर निमंत्रण पर हमेशा आते हैं और अपना ज्ञान हम तक बांटते हैं। और प्रदीप भगुणा जी हमारे साथ आए हैं, अनुराधा भाभी जी हमारे साथ आए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, सुनील भट्ट जी लगातार आ रहे हैं। और हमारा जो सब कुछ करने का हौसला बनता ही तब है जब आप लोग आते हैं, नहीं तो सामाजिक आयोजन को उठाना एक अपने आप में चुनौती होती है। हमको लगता है कि हम जो पूरा मेहनत कर रहे हैं, क्या ये लोग रिसीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इसका मतलब आपकी उपस्थिति बताती है कि हमारी बात सही पहुंच रही है, आप लोग उसे पहचान रहे हैं। और अब आज के आयोजन की जो अंतिम भेंट है, हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे मित्र मुकेश नौटियाल जी, मैं चाहूंगा एक फंची किशन जी और मंजू जी भी उनको भेंट करें और हमारी तरफ से उन्हें पहाड़ का ये अन्न भेंट स्वरूप वो सजाएं बनाएं। और आप सबसे भी अपील रही, हमारे जो फंची कार्यक्रम चल रहा है उसमें जुड़िए आप लोग। मकसद एक ही है, हम उत्तराखंड के पलायन को लेकर बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन जहाँ उसके लिए जो काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ खड़ा होना हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है। हम छोटा सा अपने भोजन में उस हिमालय के अन्न को शामिल करके उनका साथ दे सकते हैं। और देवेंद्र कांडपाल जी जैसे इस मुहिम में लगातार जुड़े हैं, हर महीने आते हैं, हमसे कुछ ना कुछ ले जाते हैं यहाँ से। तो एक तरह से ये हमारा नैतिक और भौतिक समर्थन उन सभी काश्तकारों के लिए जो कहीं काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर एक और मेहमान है हमारे बीच में, नितिन मंगाई। और नितिन मंगाई उत्तरांश नाम से एक स्टार्टअप चलाते हैं जो कि पहाड़ के प्रोडक्ट पर बेस्ड है और प्रीमियम क्वालिटी के वो शहद और गाय का दूध और घी वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो पहाड़ के भोजन अन्न पर काम कर रहे हैं और हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ नैतिक जिम्मेदारी, हम उनके हाथ खड़े हो, जितना हो सकता है उनका साथ दें। आप आज के आयोजन में आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद हम कलियुग की तरफ प्रस्थान करेंगे, मुझे ठीक है। तो उसके बाद हम भोजन करेंगे। भोजन के बारे में मंजू जी थोड़ा सा बताएंगी। आप, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लगी होगी, लेकिन वो थोड़ा सा विवरण जरूर सुने। उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत निष्ठा से, मंजू जी हर बार एक नई डिश बनाती हैं और उसको तैयार करती हैं, तो उनके मेहनत को भी विशेष रूप से सैल्यूट कीजिएगा, उनके लिए तारीफ बजाइएगा। और मंजू जी की जो उनका पूरा डिश है उसका विवरण सुनने के लिए हम चलिए अब उस तरफ प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि मंजू बाला जी को सुनने के लिए उस स्टॉल की तरफ आप लोग जाइए, ताकि भूख बढ़ जाए। स्टार्टर है।